Hello people, I hope you're doing wonderful and here we are for another session of Foreign Exchange Management Act. एक बहुत बेहतरीन सा लॉ जिसको हमें बहुत ही पार्ट्स में, बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर पढ़ना है एकदम कंफर्टेबली। हमने फेमा स्टार्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसकी कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी सबसे पहले, फिर हम इस एक्ट पे आए। हमने देखा फेमा एक्ट कैसा दिखता है। फेमा एक्ट हमें ऐसा दिखता है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं लेकिन सेक्शंस है सिर्फ 49। सो वी हैव टू स्टडी फेमा अप टिल सेक्शन नंबर 49। सर क्या सारे सेक्शन सिलेबस में हैं? जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं कि ICAI सारे सेक्शंस नहीं रखता, कुछ उनके काम के सेक्शंस रखता है जो उनको लगता है आपके लिए रेलेवेंट नहीं है उसको नहीं रखता है। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हमने शुरू किया। मैं पहले ही बता चुका था कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा स्ट्रेटजी एकदम अलग होगा। हमने जो अभी तक के 3 एक्ट पढ़े हैं, हमारा स्ट्रेटजी एकदम अलग था कि हम एक एक्ट को देखते थे अच्छे से एंड आफ्टर बैक टू उसको हिट करते थे। बट व्हेन इट कम्स टू फेमा, यहां पे हम इस एक्ट को तोड़ के पढ़ने वाले हैं बिकॉज जनरली फेमा इज कंसिडर्ड प्रीटी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एक्ट। तो हम उसको ऐसा बिट्स एंड पार्ट्स में करेंगे कि हमें बहुत आसान लगेगा। हमने उसी सीरीज में सबसे पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो मैं आशा करता हूं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज 100% कॉन्फिडेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट कंसेप्ट कि वो कंसेप्ट तो सर दिलो दिमाग में बैठ चुका है। फटाफट से PROI को रिवाइज करेंगे एंड देन आफ्टर आज एक नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। चलिए, यस पीपल, चलिए कोई भी व्यक्ति PRI है या PROI है, ये कैसे डिटरमिन किया जाएगा? कोई भी व्यक्ति है तो सबसे उससे एक सवाल पूछा जाएगा, क्या आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे थे? हैव यू स्टेड रिसाइडेड for more than 182 days in preceding financial year? तो पहला सवाल आपका होगा किसी भी व्यक्ति से, आपको चेक करना है कि उस व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है अंडर फेमा। तो पहला सवाल होगा, क्या आप पिछले साल में 182 डेज के लिए इंडिया में रहे थे क्या? उस व्यक्ति ने कह दिया नो, तो आप उसको सीधा भेज दोगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कि भैया अगर आप पिछले साल में 182 डेज के लिए इंडिया में नहीं रहे थे, सो यू आर PROI। ओके, इफ ही सेज यस, नहीं मैं तो इंडिया में रहा था, मैं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा डेज के लिए इंडिया में रहा था, तो फर्दर 3 केसेस में चेक किया जाएगा कौन से केस में फॉल करता है। 1 2 3 के हैव यू कम टू इंडिया, हैव यू गॉन आउटसाइड इंडिया, हैव यू गॉन आउटसाइड इंडिया, क्या आप इंडिया के बाहर गए हो? हैव यू कम टू इंडिया टू स्टे, हैव यू कम टू इंडिया टू स्टे फ्रॉम फॉरेन कंट्री? तो क्या आप बाहर से इंडिया रहने के लिए आए हो या फिर आप इंडिया से बाहर गए थे, या फिर नहीं यू हैव रिसाइडेड इन इंडिया ओनली परमानेंटली, आप पूरे समय तक इंडिया में ही रहते हैं। सो अदर केस कह दो, नन ऑफ दीज कह दो, ऐसे कह सकते हो जहां एक व्यक्ति ना तो इंडिया के बाहर गया है ना इंडिया के बाहर से आया, भैया मैं तो इंडिया में ही रहा हूं। तो अगर आप 182 डेज से ज्यादा के लिए 182 डेज से ज्यादा के लिए पिछले साल फाइनेंशियल ईयर, पिछले ईयर में इंडिया के बाहर रहे थे और आप परमानेंटली इंडिया में रह रहे हैं, तो सीधा आपको बना दिया जाएगा पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि भैया पिछले साल में 182 डेज के लिए इंडिया में रहा, 182 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में रहा और साथ में मैं तो इंडिया में ही रहता हूं, मैं तो बाहर गया ही नहीं, यहीं बाहर से आया हूं, देन यू आर PRI। बट इफ एट ऑल यू हैव गॉन आउटसाइड इंडिया, तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप इंडिया के बाहर फॉर EBO गए हो, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बिजनेस ओकेशन और एनी अदर पर्पज गिविंग एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ स्टे, कि कोई सर्टेन पीरियड नहीं अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहे हो, इन तीनों में से EBO के लिए गए हो क्या? वो बोला मैं इंडिया के बाहर नहीं मैं EBO के लिए, मैं तो बस फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए गया हूं। बोले मैं EBO के लिए नहीं गया हूं। जैसे ही उसने बोला वो EBO के लिए नहीं गया, नो, देन आपने उसको क्या बना दिया? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या आप इंडिया में ही रह रहे हो, इंडिया के बाहर आप गए हो बट आप EBO के लिए नहीं गए हो, तो आप पर्सन रेसिडेंट इंडिया। या फिर कोई कह रहता है नहीं मैं तो EBO के लिए गया हूं, तो वो व्यक्ति हो जाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बहुत आसान, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो फॉरेनर है, कोई इंडिया के बाहर रहता है लेकिन वो इंडिया आया है और पिछले 1 साल में 182 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में रह लिया, तो क्या उसको क्या मानेंगे? उससे भी यही सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप इंडिया में EBO के लिए आए हो? वो कह रहता है कि हाँ मैं EBO के लिए आया हूं, मैं भले ही बाहर रहता था, अब मैं इंडिया में आया हूं फॉर बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फॉर एनी अदर पर्पस शोइंग एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ स्टे। अब EBO के लिए आए हो क्या? तो आ जाओ, फिर तो आपको PRI बना देते हैं। लेकिन अगर आप EBO के लिए नहीं आए हो
अगर आप ईबीओ के लिए नहीं आए हो देन यू विल बी PROI. आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज वेरी सुपर कंफर्टेबल विद दिस नाउ. ठीक है, फिर हमने इसमें 3 केसेस पढ़े स्पेशल से, अजी 1, अजी 2, अजी 3. द फर्स्ट स्पेशल केस वाज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? द फर्स्ट स्पेशल केस वाज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे, हु हैज कम टू इंडिया फॉर सम बिजनेस. तो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए इंडिया में आया है तो उसको इमीडिएटली, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए इंडिया में आया है तो उसको इमीडिएटली एज ऑन डेट ऑफ कमिंग टू इंडिया इमीडिएटली उसको PRI का स्टेटस दे देते हैं. तो कोई अब्रॉड से इंडिया में आया, पिछले साल 180 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में नहीं रुके थे, फिर भी आपको इमीडिएटली PRI बना दिया जाएगा. ये एक स्पेशल केस है कि कोई बाहर से इंडिया में आता है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, कोई भी मेनली बिजनेस के लिए इंडिया में आता है और इंडिया में आते ही उसको क्या कर दिया जाता है, उसको PRI का स्टेटस दे दिया जाता है. बिजनेस करने के लिए आया तो ठीक है. पिछले साल बोले आप 180 डेज के लिए नहीं भी रहे, फर्क नहीं पड़ता. एक स्पेशल केस. सेकेंड स्पेशल केस, स्टूडेंट हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, वो इंडिया के बाहर गया है. आरबीआई ने क्लियरली कह दिया कि उसको आप PROI बोल दोगे. जैसे ही वो बाहर गया है इमीडिएटली उसको PROI बना दोगे. और लास्ट हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था एयर होस्टेस या फिर एयरप्लेन अटेंडेंट्स या फिर पायलट्स, इन सब लोगों के लिए कि ये अगर किसी फॉरेन कंट्री के एम्प्लॉय हैं, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके स्टे के कारण से उनका स्टे यहां का हो रहा है, दैट डज नॉट मेक देम अ PRI. That does not make them a PRI. तो भले वो एक फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट ट्रैवल रीजन दे आर कमिंग टू इंडिया एंड स्टेइंग फॉर इवन मोर देन 180 days, they do not become a PRI. They continue to be PROI. Air hostess etc. of foreign country, ये लोग क्या रहते हैं, ये PROI ही रहते हैं, भले वो इंडिया में आके रह रहे हैं. तो ये 3 स्पेशल केस हैं. आई गेस यू आर सुपर वेरी कंफर्टेबल विद दिस, कि ये तो भैया समझ में आ चुका है. ये जो पूरा चार्ट है ना, दिस एंटायर चार्ट इज देयर, वेरी कंफर्टेबली अंडरस्टैंडेबल. चल, तो इस जील के साथ, इसी सोच के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं. चलो बेटा जी, चल, ये हमने लास्ट सेक्शन में देखा था मेनली. फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी शुरू किया. सेक्शन में 3 और 4 भी देखा, बट 3 और 4 में ऐसा कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था. 3 क्या कहता है? 3 कहता है हमें कि भैया जी आपने डील नहीं करना है. 4 कहता है भैया जी आपने होल्ड नहीं करना है. यस, ये हमने 3 और 4 पढ़ा. डीलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है और होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है, बट इट इज अलाउड जितने हद तक एक्ट में दिया है, या फिर आप आरबीआई से अप्रूवल ले लेते हैं तो बात अलग है. सो डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, ये हम पढ़ चुके हैं. और अब हम लोग यहां पर बैठे, एकदम कंफर्टेबली. चलिए, यहां तक कुछ क्वेरी हो तो कहिए, देन वील गो फोर्थ. आज एक बहुत छोटा सा टारगेट है, आज का लेक्चर बहुत छोटा सा होगा. आज एक पूरे टॉपिक का मैं आपको एक फर्स्ट आइडिया दूंगा एंड देन आफ्टर कल उसके अंदर हम करेंगे पूरा पोस्टमार्टम. ऐसा होने वाला है. तो वो एक तरीका है जिससे आप हौले हौले उस टॉपिक को अच्छे समझेंगे. पहले मुझे बताइए, यहां तक कहीं कोई क्वेरी होता पूछ सकते हैं. यहां तक आई बिलीव वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क राइट नाउ. एकदम मस्ती में. आई डोंट थिंक कोई स्कोप छोड़ा है. हमने एक चीज को बारीक से डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, बट कोई भी चीज दिमाग में आती है तो पूछ लो भी. एंड देन वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर. मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो पहला फेज था, पहला टॉपिक जो मुझे आपको पढ़ाना था PRI PROI, वो हो चुका है. अब मैं सेकंड फेज पे आ रहा हूं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ये इस चैप्टर का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है. इसके बाद में एक ECB करके क्रिटिकल आता है, बस, और फिर चैप्टर पूरा आसान है. आर यू ऑल विथ मी? इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क राइट नाउ. आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप, बट फिर भी चलिए, कुछ भी नहीं है. सब लोग साथ में एकदम मस्ती में. चलिए, वंडरफुल 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 वंडरफुल. चलिए, सो शैल वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ FEMA, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. चलिए, हर एक व्यक्ति का मुझे फोकस यहां पे चाहिए. बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है हमको. ये टॉपिक कर लिया ना तो बस आप एग्जाम में फोड़ दोगे. ये टॉपिक कर लिया तो एग्जाम में फोड़ दोगे. ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है सुनना. जब पहली बार आज रीड करूंगा तो एकदम लगेगा क्या ही हो रहा है. जस्ट बी वेरी पेशेंट और उसको अच्छे समझो. जब PRI PROI भी पहली बार देखा था तब यही लग रहा था नहीं क्या है, धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता है. तो वैसे ही करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी धीरे धीरे अब्सॉर्ब होते हैं. तो अभी बस एक बहुत ही ब्रॉड माइंडसेट से जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से समझते हुए चलना. ठीक है, फिर कल और परसों में धीरे धीरे टॉपिक आपके एकदम नसों में बहेगा और धीरे धीरे एकदम खून में पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा. तो एकदम मस्ती में. सो द टारगेट फॉर अस
is to understand what are current account transaction, what are capital account transaction. अब समझो कि सबसे पहले फेमा ने ये क्यों कंसेप्ट लाया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का. फेमा को रेस्ट्रिक्शन लगाना है. फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. इनको कुछ हद तक पूरा मैनेजमेंट करना है एक्चुअली तो कि किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मैनेज किया जाता है, बट दे हैव टू एंश्योर दैट दे कीप सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि यार फॉरेन एक्सचेंज को हम पूरा 100% फ्रीली नहीं कर सकते. तो उन्होंने दो टाइप के ट्रांजैक्शन बनाए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. एक आइडिया ऐसा देता हूं जैसे कि एक बिजनेस के जो खर्चे पीएनएल में आते हैं, जो खर्चे पीएनएल में आते हैं, उस टाइप के ट्रांजैक्शंस को करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है. और वो खर्चे वो चीजें जो हमारी बैलेंस शीट में आती है, उन प्रकार की चीजों को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है. ओके ओके ओके. क्योंकि आरबीआई ने इन दोनों के रूल्स काफी अलग बनाए कि अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं ना तो बहुत फ्री हैंड दे रखा है, कर लो कर लो कर लो कर लो. बट अगर आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं. सो दैट इज व्हाई आरबीआई ने रेगुलेशन को, मैनेजमेंट को आसानी से करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है. दैट इज वन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, द अदर वन इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. एकदम शांति समझना, ठीक है ठीक है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. So our target is to understand what are current account transactions and what are capital account transactions. एकदम सिंपल, ठीक है. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. देखो ध्यान से, अब मुझे 100% फोकस यहाँ पे, मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, नजर हटी और दुर्घटना घटी होने वाला है. 100% फोकस से यहां पे देखना. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस? Capital account transaction. Capital account transactions means a transaction which, capital account transaction means a transaction which alters the assets or liabilities, which alters the assets or liabilities, including contingent liabilities. एकदम 80 में सुनते चलो. Outside India of a person resident in India. ठीक है, क्या होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स दी, चेंज कर देगा, असेट और लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. मतलब इंडिया में एक व्यक्ति रेसिडेंट है, इंडिया में एक व्यक्ति रहता है, उसका कोई असेट और लायबिलिटी इंडिया के बाहर ऑल्टर हो रहा है. मतलब कोई असेट बन रहा है, यह असेट डिमिनिश हो रहा है, या कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, या लायबिलिटी डिमिनिश हो रही है, तो इसे कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्सन इन इंडिया चेंजेस, ऑल्टरेशन इन हिज असेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, और असेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. नहीं 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 नहीं, अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब तक ये दिल में नहीं उतर जाता आगे नहीं बढ़ सकता. फोकस करना अच्छे से. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रिफर्स टू अ ट्रांजैक्शन व्हिच ऑल्टर्स दी, किसे ऑल्टर कर रहा है? असेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और असेट और लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. अरे तभी तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट चाहिएगा. अगर सुनो, इफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, शुभम शुक्लेचा, इज बाइंग एन असेट और लायबिलिटी इन इंडिया, मैंने इंडिया में घर खरीदा, मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी क्या? इफ आई एम बाइंग अ हाउस इन इंडिया, विल आई नीड फॉरेन एक्सचेंज? नो. तो वहां पे फेमा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. इन्होंने क्या बोला, लेकिन अगर शुभम शुक्लेचा तुम लंदन में घर खरीदना चाहते हो तो भैया फॉरेन एक्सचेंज लगेगा ना. तो वो यहां पे कवर हुआ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन व्हेन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैज एनी ऑल्टरेशन इन असेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया. मैं वहां पे से लोन ले रहा हूं, मैं वहां पे लोन रीपे कर रहा हूं, मैं वहां पे से कोई भी, मैंने मान लीजिए बड़ी असेट है, मेरा फ्लैट है, बंगला, उसको मैं सेल कर रहा हूं, मैं परचेस कर रहा हूं. इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी, मेरे असेट या मेरे लायबिलिटी ऑल्टर हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसके असेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया आर बीइंग ऑल्टर्ड, दैट इज कवर्ड इन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. फर्दर समझना, अब्रॉड में एक व्यक्ति रहता है, कौन रहता है? जॉन स्टेज से इन कनाडा में रहता है जॉन. जॉन इंटेंड्स टू बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया, उसको भी तो फॉरेन एक्सचेंज लगेगा. अगर जॉन इंटेंड्स टू बाय प्रॉपर्टी इन कनाडा तो उसको फॉरेन एक्सचेंज जरूरत नहीं, उसको अपने लोकल करेंसी में काम हो जाएगा. बट अगर जॉन इंटेंड्स टू बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया तो वहां पे उसको भी तो फॉरेन एक्सचेंज लगेगा. सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच ऑल्टर्स द असेट्स एंड लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया,
or alters the assets and liabilities in India of a person resident outside India. And liability here include contingent liabilities as well. I hope you're understanding. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का एक आइडिया क्या मिला, मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो चीज मैं आज पढ़ाऊंगा ना वो मैं वापस भी कल पढ़ाने वाला हूं, बट एक पर्पज है जिसके लिए मैं आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूं और कल मैं हर एक टॉपिक के अंदर डेप्थ में जाऊंगा एकदम कंफर्टेबली, बिकॉज एक ही दिन में अगर आपने इसको पूरा देख लिया ना तो देना हो जाएगा, तो नहीं करना है हमको अच्छे से करना है, बिकॉज एग्जाम में इस पर क्वेश्चनिंग हो सकती है. एकदम सिंपल. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द असेट्स और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और असेट्स और लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. ये हो गया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है. वो ये हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. व्हाट अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, बहुत प्यारी बात. पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी. Current account transaction means a transaction other than a capital account transaction. Public company, private company. We define a private company and then we say what is a public company? Public company refers to a company which is not a private company. बस वैसे ही. तो capital account transaction define कर दिया, फिर बोला what a current account transaction? Current account transactions means a transaction other than a capital account transaction. ठीक है सर, यहां तक भी easy है. Current account transactions refers to a transaction other than a capital account transaction. Capital account transaction से छोड़ के अपार्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन दैट इज नोन एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. लेकिन यहां पे और डिटेल में दिया है एंड इंक्लूड्स. फोकस करना, एंड इंक्लूड्स करके यहां पे पूरी लिस्ट दी है कि ये 4 चीजें स्पेसिफिकली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करनी है. क्या 4 चीजें, एकदम रीड करना है, अभी कुछ याद नहीं होना चाहिए. पेमेंट ड्यू, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड, other current business comma services and short term banking and credit facilities in ordinary course of business. मैं आज बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसके कुछ पेमेंट करना है मुझको रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में विद फॉरेन ट्रेड. फॉर एग्जांपल, तो सेम समझो कि मैंने कोई चीज को खरीदा है नॉर्मल मेमोरी बिजनेस में, रॉ मटेरियल बाहर से खरीद रहा हूं, तो ये जो हो रहा है, या फिर कोई भी प्रकार का मेरा सर्विसेज में बाहर से ले रहा हूं, शॉर्ट टर्म बैंकिंग सर्विसेज में बाहर से ले रहा हूं, तो इस प्रकार की कोई भी चीज अगर मैं ले रहा हूं तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में एक्सप्रेसली इंक्लूड किया गया. क्या, किसमें? पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड. हमने कुछ फॉरेन ट्रेड किया था, उसका पेमेंट ड्यू है. अदर करंट बिजनेस, छोटे मोटे आपके बिजनेस हो रहे हैं, सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग. सुनना, अगर आप लॉन्ग टर्म बैंकिंग करते हो तो लोन आ जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, बिकॉज आपकी लायबिलिटी बन रही है बाहर. लेकिन अगर शॉर्ट टर्म बैंकिंग है एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट वगैरह हो रहा है, तो ये फिर भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा. समझना बहुत केयरफुली. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अगर मैं टर्म लोन लेता हूं बाहर के बैंक से, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. लेकिन मैंने रेगुलर बिजनेस के कोर्स में ये शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी का यूज किया है, दैट इज स्टिल व्हाट? मैंने शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी का यूज किया है, दैट इज स्टिल व्हाट? दैट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. पेमेंट ड्यू आपका इंटरेस्ट और लोन पे, वो एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से जो नेट इनकम आ रही है वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. आपको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. सुनना है क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करना एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. समझना, इन्वेस्टमेंट करना एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे इनकम आना इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. लोन लेना इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बट लोन पे इंटरेस्ट पे करना इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. मैं आपको क्या बता रहा हूं, लॉजिक से बस ये लगाओ कि हर वो चीज जिसका इंपैक्ट नॉर्मल बिजनेस में पीएनएल में आता है, जो आपने अपने बचपन में पढ़ा है पीएनएल, तो पीएनएल में जिसका जनरली इंपैक्ट आता है दैट इज करंट अकाउंट, और जो सिर्फ बैलेंस शीट में आता है, जो बैलेंस शीट में आता है सीधा, दैट इज कैपिटल अकाउंट. तो आप समझो, लोन लिया, लोन दिया, ये सब कैपिटल में आएंगे, बट इंटरेस्ट की जो बात हो रही है लेने देने की, वो आ जाएगा आपका करंट में. सेम इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल. इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी इनकम हुई, दैट इज करंट. नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन स्टेइंग अब्रॉड. ठीक है, तो आपके पेरेंट्स हैं, स्पाउस या चिल्ड्रन है, वो बाहर रह रहे हैं, उनका आप रेमिटेंस दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेल अलाउड. कोई परेशानी की बात ही नहीं है कि आप बाहर, आपका कोई पापा मम्मी, आपके बच्चे रह रहे हैं, आपकी वाइफ रह रही है, आपका हस्बैंड रह रहा है, और यहां से आप उसको पैसे भेजते हो, दैट इज अलाउड. दैट इज ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. लास्ट, एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल. आप बाहर घूमने गए हो, आप खर्चा कर रहे हो. एजुकेशनल, आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो. एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का इलाज कर रहे हो, पेरेंट्स का, स्पाउस का, चिल्ड्रन, किसी का भी इलाज करा रहे हो. सो आप समझो, ये बड़े कॉमन चीज है. आपने अपने आस पड़ोस में ये लास्ट पॉइंट जरूर देखा होगा. आपके आसपास में आप बाहर घूमने गए होंगे,
या फिर आपके आसपास में, या फिर आप तो नहीं गए होंगे, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो सकता है आप आगे जाएंगे, आप एजुकेशन के लिए बाहर गए होंगे, कोई मेडिकल केयर के लिए क्या होगा, तो ये 3 चीजों को भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला गया एक्सप्रेसली। समझो मेरी बात को बहुत आराम से। अगर मैं जनरलाइज करके बात करता हूं तो जनरलाइज करके बहुत आसानी सी बात है, जनरलाइज करके बहुत आसानी सी बात है। व्हाट आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, व्हाट आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड FEMA। PRI PROI हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक टू हिट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और व्हाट आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। 100% फोकस है यहां पे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन refers to those transactions which have impact on assets and liabilities outside India of a person resident in India or assets and liabilities in India of a person resident outside India. तो current account transaction refers to a transaction which alters the capital account transaction. Capital account transaction refers to a transaction which alters the assets and liabilities. Capital account transaction refers to a transaction which alters the assets and liabilities outside India of a person resident in India or assets and liabilities in India of a person resident outside India. Capital account transaction, current account transaction, any transaction which is not a capital account transaction is a current account transaction. फिर उसके उन्होंने एग्जांपल दे दिए कि हमने हमारे ट्रेड बिजनेस में कोई भी अगर मान लीजिए पेमेंट लेना देना है, हमने कोई रेगुलर बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटी ली है हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी हमारा लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इनकम आ रही है, ये सब भी क्या है हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारे बाहर किसी को लिविंग एक्सपेंस दे रहे हैं, हमारे बेटा बाहर रहता है, बेटी बाहर रहती है, हमारे पापा भी बाहर रहते हैं, उनको हम लिविंग एक्सपेंस, स्पाउस बाहर रहते हैं, लिविंग एक्सपेंस दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट इज द मोस्ट कॉमन 3 थिंग्स जिसके लोग अब्रॉड जाते हैं घूमने फिरने के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए जो आपका खर्चा हुआ है, आपने यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, ये सब भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वापस वो की दिमाग में रखो कि अगर उससे आपका असेट या लायबिलिटी ऑल्टर होता है तो वो होगा आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और वो पीएनएल की तरह आता है, जो पीएनएल में ट्रांजैक्शंस आते हैं वो होगा आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा तो समझा, वंडरफुल। लाइफ को डिफिकल्ट बनाने के लिए आगे जा रहा हूं, फोकस करना बहुत अच्छे से। नाउ अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, व्हेन इट कम्स टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कैपिटल भी 3 में डिवाइड किया है, करंट भी 3 में डिवाइड किया, समझना अच्छे से। पूरा का पूरा कैपिटल करंट इस ट्रैफिक सिग्नल के आसपास ही घूमेगा। 3 तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहला उनका कहना है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस। देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन रेड लाइट प्रोहिबिटेड है, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है। सो दीज आर सर्टेन प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर येलो लाइट आती है, देयर आर सर्टेन रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन, कर तो सकते हो लेकिन अप्रूवल लेने के बाद, कर तो सकते हो लेकिन अप्रूवल लेने के बाद, कर तो सकते हो लेकिन अप्रूवल लेने के बाद। और फिर कुछ ट्रांजैक्शन को उन्होंने कैटेगराइज किया ग्रीन ट्रांजैक्शन में कि करो मस्ती में, कोई अप्रूवल लेना है आप मस्ती में करो। सो ऑल द ट्रांजैक्शन, कैपिटल के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं और करंट के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं। दैट ट्रांजैक्शंस 3 टाइप के करे उन्होंने, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन एंड द लास्ट वन इज परमिसिबल ट्रांजैक्शन। दिमाग में रखना अच्छे से। अभी क्या हुआ कि फेमा पढ़ने के लिए फेमा ने ट्रांजैक्शंस को 2 में डिवाइड किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब कैपिटल करंट दोनों के अंदर 3 कैटेगरी की है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन एंड परमिसिबल ट्रांजैक्शन। प्रोहिबिटेड जो कि अलाउड ही नहीं है, रेगुलेटेड मतलब अप्रूवल लोगे तो कर सकते हो, एंड ग्रीन मतलब परमिसिबल, फ्रीली परमिसिबल है। ओके ओके ओके, एक आइडिया लग रहा है सर, 100% विथ मी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में पढ़ाने की कोशिश करो, प्रोहिबिटेड कौन कौन से, 1 2 3 4 5। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में ये 5 चीजें प्रोहिबिटेड हैं, प्रोहिबिटेड हैं। तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज आप मांग ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते, ये 5 चीजें प्रोहिबिटेड है। क्या? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन एनी फॉर्म। इन बाहर से कोई भी व्यक्ति इन 5 फॉर्म में करना अलाउड नहीं है, इट इज क्लियरली प्रोहिबिटेड। फोकस करना अच्छे से, फोकस करना अच्छे से। द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया is prohibited from making investment in India in any form in the business of chit fund. चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आधे फ्रॉड होते हैं वैसे भी, चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, निधि कंपनी, निधि बनाई है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, तो बाहर से कोई व्यक्ति इंडिया की निधि में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। थर्ड, भाई यहां तो अलाउ ही नहीं करते हैं, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज। आप एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट नहीं करते, तो बाहर का कोई व्यक्ति इंडिया में चाहिए फॉरेन एक्सचेंज दे रहा हूं, मुझे एग्रीकल्चर प्लांटेशन में करना है, नॉट अलाउड। रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, नॉट अलाउड।
रियल एस्टेट बिजनेस में भी अलाउड नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस तो ऐड किया, ठीक है। एंड लास्ट इज ट्रेडिंग इन टीडीआर्स, टीडीआर्स भी अलाउड नहीं है। टीडीआर्स भी प्रैक्टिकली क्या होता है, यू गेट अ राइट ओनली टू कंस्ट्रक्ट, तो टीडीआर भी अलाउड नहीं है। समझना अच्छे से, वेरी केयरफुली। ये 5 चीजें प्रोहिबिटेड हैं, कोई भी व्यक्ति फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन 5 चीजों के लिए फॉरेन एक्सचेंज मांग नहीं सकता। क्या? इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड के लिए नहीं, निधि कंपनी के लिए नहीं, एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटीज के लिए नहीं, रियल एस्टेट बिजनेस कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस के लिए नहीं, ट्रेडिंग इन टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। आई गेस आप में से मेजॉरिटी बच्चों को टीडीआर का आइडिया होगा, मैं फिर भी एक रफ आइडिया देता हूं अगर किसी को नहीं पता तो। टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, आपको एक राइट मिलता है जिसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका घर है, आपका घर 4 फ्लोर्स का है, यू वांट टू कंस्ट्रक्ट 2 मोर फ्लोर्स के 5th, 5th और 6th फ्लोर और बना लेते हैं, यू नीड टीडीआर फॉर दैट, डेवलपमेंट राइट। द ब्यूटी ऑफ डेवलपमेंट राइट इज दैट इट इज ट्रांसफरेबल। तो मान लीजिए आपके पास 2 और फ्लोर बनाने का राइट है, बट आपने बनाया नहीं, तो ये 2 और फ्लोर बनाने का राइट आप किसी को बेच भी सकते हो, टीडीआर्स बेचे भी जा सकते हैं। जनरली टीडीआर्स और कहां पे होते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे कि जब भी गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करती है ना, फॉर एग्जाम्पल रोड बनाना है उनको, और रोड बनाने के बीच में आपके खेत आ रहे हैं, आपकी जमीन आ रही है, तो वो उन सबको अक्वायर करके आपको पैसे तो देते ही कंपनसेशन, कभी कभी आपको टीडीआर भी दे देते हैं। टीडीआर मतलब यू हैव डेवलपमेंट राइट। फिर या तो आप अपने घर को बना लो उस डेवलपमेंट राइट से, या फिर कभी कभी आप बिल्डर्स को बेच भी सकते हो, दिस इज ट्रांसफरेबल। तो कोई बिल्डर ने बिल्डिंग बनानी है 6 फ्लोर की, आपके पास 4 फ्लोर और बनाने का डेवलपमेंट राइट, ये स्क्वायर फीट में होता है जनरली, आपने उसको दे दिया, बेच दिया, उसने आपको पैसे दे दिए और उसने उसके ऊपर और 4 फ्लोर खींच दिए। सो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट रिफर्स टू डेवलपमेंट राइट्स यू हैव व्हिच आर कंफर्टेबली ट्रांसफरेबल। ठीक है, अब ये कैसा है कि जो बच्चे छोटी सिटी से लेक्चर्स देख रहे होंगे ना, उन बच्चों को थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्या होता है डेवलपमेंट राइट, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन फ्रॉम उदयपुर, आई एम फ्रॉम उदयपुर, आई हैव डन माय एंटायर स्कूलिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम उदयपुर, एंड देयरआफ्टर इन 2011 आई शिफ्टेड टू पुणे। सो उदयपुर जैसी छोटी सिटीज के अंदर कैसा है कि यार भैया जी ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, अरे मुझे मेरे घर के ऊपर 2 फ्लोर और खींचना है, मैं वैसे ही खींच दूंगा। सो उदयपुर बोल दो, ये छोटी मोटी सारी सिटीज के अंदर इतना स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो नहीं होता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो अपने घर के ऊपर 1 फ्लोर कुछ भी बना नहीं सकते, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में काउंट होगा। सो दैट इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। सो एनी पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैन नॉट इवन आस्क फॉर मनी टू ट्रेड इन टीडीआर, बिकॉज ये भी तो रियल एस्टेट का एक पार्ट हो जाएगा, रियल एस्टेट का पार्ट हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये 5 चीजों में ट्रेड करना प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बनाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, उसमें 3 कैटेगरीज हैं, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड एंड फ्रीली परमिसिबल। हम सबसे पढ़ रहे हैं रेड लाइट। रेड लाइट में 5 चीजें हैं, चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ट्रेडिंग इन टीडीआर्स, ये सब प्रोहिबिटेड है। इधर कोई भी व्यक्ति इन 5 चीजों के लिए कोई भी व्यक्ति आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मांग नहीं सकता, प्रोहिबिटेड। ओके, वंडरफुल, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ठीक है, देन कम्स रेगुलेटेड। नहीं, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे फ्रीली परमिसिबल। ये चीजें फ्रीली परमिसिबल है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, क्या परमिसिबल है? फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। आपने लोन लिया, आप उसको अमोर्टाइज कर रहे हैं, अमोर्टाइज मतलब आप पे कर रहे हैं। आपने लोन लिया, आप उसका रीपेमेंट कर रहे हो, भले इंस्टॉलमेंट में, भले वन गो में, भले आपकी इच्छा है वैसे। इफ यू आर रीपेइंग द लोन इट इज फ्रीली अलाउड, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोन रीपे कर रहे हैं तो ये फ्रीली अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब आपने बाहर से लोन लिया तो लोन तो रीपे करोगे ना। सो फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, प्रीपेमेंट ऑफ लोन और इवन रीपेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, आप प्रीपेमेंट करो, रीपेमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोन अमोर्टाइज करो ना, लोन रीपे कर रहे हो, फ्रीली अलाउड। नेक्स्ट, फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है बाहर और वो अब डेप्रिशिएट हो रहा है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन है। अब इसका बहुत ऑथर्स का अपना अपना ओपिनियन है, अगर आप पढ़ोगे इस पे, गूगल पे आप सर्च करो, इसके आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन एक कॉमन जो सबका थॉट है वो क्या है कि एक व्यक्ति ने इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपका असेट या लायबिलिटी चेंज तो हो रहा है ना, आपके असेट की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इसके लिए आपको कुछ परमिशन वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। परमिशन कैसे लोगे? अब आपने तो इन्वेस्टमेंट किया था पहले, तब परमिशन ली होगी। अब एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन याद आ रही है, एनी ट्रांजैक्शन व्हिच ऑल्टर्स द असेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो मेरा कोई एसेट है, वो देखो वैल्यू कम हो रहा है, बट उसमें मुझे कोई, मेरे हाथ में थोड़ी ना, मुझे कुछ परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 हो गए फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन। अब सुनना मेरी बात को,
येलो रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन, फॉर ऑल अदर ट्रांजैक्शन। अभी के लिए पढ़ो, यहां पे मैं बाद में कुछ चेंज कराऊंगा, अभी के लिए आप ऐसे पढ़ो कि ये जो ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होंगे ना तो प्रोहिबिटेड में कवर हुए ना ही फ्रीली परमिसिबल में कवर हुए, ना तो प्रोहिबिटेड में कवर हुए ना फ्रीली परमिसिबल में कवर हुए, तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है हमारे सामने जो ना तो प्रोहिबिटेड में आता है ना ही फ्रीली परमिसिबल में आता है, तो उस ट्रांजैक्शन को, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो ना तो प्रोहिबिटेड में आता है ना ही फ्रीली परमिसिबल में आता है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम रेगुलेटेड में मानते हैं। फॉर ऑल अदर ट्रांजैक्शन आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो कोई और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो आप आरबीआई के अप्रूवल से कर सकते हैं, बात खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म, हाँ मुझे जो आज पढ़ाना है वो खत्म। क्या दिमाग में रहना चाहिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में 5 प्रोहिबिटेड है, 2 परमिसिबल है और बाकी सारे ट्रांजैक्शन आरबीआई अप्रूवल मतलब आपका रेगुलेटेड है। तो आप समझो कोई भी आप पढ़ेंगे ना, हम कैपिटल करंट भी ऐसे पढ़ने वाले हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया जी 3 कैटेगरीज डिवाइडेड है, रेड लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट जो भी कहना चाहते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। तो रेड लाइट के अंदर क्या है कि ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि अलाउड ही नहीं है, ये वो है प्रोहिबिटेड कैटेगरी है, जिसके अंदर चिट में, निधि में, एग्रीकल्चर प्लांटेशन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बोल दो या फिर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स बोल दो, प्रोहिबिटेड है। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के बाहर का है वो इन चीजों के लिए पैसा नहीं मांग सकता, फॉरेन एक्सचेंज इन चीजों के लिए कन्वर्ट नहीं करा सकता। फ्रीली परमिसिबल, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका लोन अमोर्टाइज करने के लिए पे करना चाहते हो, इसके लिए बिना परमिशन के पे कर सकते हो। आपका डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें परमिशन की बात ही नहीं आती, आपके हाथ में ही कुछ नहीं है। तो ये है कैटेगरीज ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। थोड़ा 5-10% समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। चलो वंडरफुल, सुनना मेरी बात को अच्छे से, अभी भी नहीं बने रहना। डिफिकल्ट पार्ट अब आने वाला है, लेकिन डिफिकल्ट पार्ट पढ़ाने के पहले मैं चाहता हूं एक बार इसको अच्छे से देख लो, रीड करो बस इसको। इसके बाद में आप और कंफ्यूज होने वाले हो, एक बार इसको रीड कर लो कि हाँ सर थोड़ा बहुत दिलो दिमाग में तो बैठ रहा है, शांति से रीड कर लो। अगर आपको 10-20% भी समझ रहा है अभी के लिए तो मेरा पर्पस सर्व हो जाता है। तो आप बस मैं कह रहा हूं ऐसा करो, मस्ती से रीड करो बस। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, प्रोहिबिटेड कैटेगरी, रेगुलेटेड कैटेगरी एंड फ्रीली परमिसिबल कैटेगरी। ठीक है, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। रेड लाइट में 5 चीजें हैं, ग्रीन लाइट में 2 चीजें हैं एंड रिमेनिंग ऑल रेसिडुअरी रखा है येलो लाइट को, कि इन दोनों में जो चीजें कवर नहीं हुई वो अगर आपको करना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा। रेगुलेटेड है, अप्रूवल के साथ कर सकते हैं। ग्रीन में है जो आप फ्रीली कर सकते हैं, रेड में है जो आप कर ही नहीं सकते, येलो में जो आप अप्रूवल के साथ कर सकते हैं। रीड इट नाउ। चलिए आगे रीड क्या होगा एक बार आपने वापस एक बार रिपीट करता हूं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की 3 कैटेगरीज हैं, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड एंड फ्रीली परमिसिबल। रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। रेड लाइट में 5 ट्रांजैक्शन है, चिट बोलो, निधि बोलो, एग्रीकल्चर प्लांटेशन बोल दो, रियल एस्टेट बोल दो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बोल दो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस बोल दो, उसके बाद में टीडीआर बोल दो। प्रोहिबिटेड है। ग्रीन 2 चीजें अलाउड है भैया जी, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर इन दोनों में कोई अगर कोई और ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे मेरी असेट या लायबिलिटी में ऑल्ट्रेशन हो रहा है, कोई भी व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया, उसकी फॉरेन में जो असेट लायबिलिटी है उसमें ऑल्ट्रेशन हो रहा है, और एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसकी एसेट एंड लायबिलिटी इन इंडिया, इसमें ऑल्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो आप कर सकते हैं बाय आरबीआई अप्रूवल। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? एनी ट्रांजैक्शन which results in alteration of assets or liabilities, which result in alteration of assets or liabilities outside India of a person resident in India, or assets and liabilities in India of a person resident outside India. ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसे जो ट्रांजैक्शन उनको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की 3 कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने बताया, प्रोहिबिटेड अलाउड ही नहीं है, नहीं कर सकते। ग्रीन फ्रीली परमिसिबल है, पूछ कह रहे हो करो, और येलो मतलब पूछ के करो, करो ही मत, पूछना भी मत,
बिना पूछे कर सकते हो और ये पूछ के करो। रेगुलेटेड, प्रोहिबिटेड एंड फ्रीली परमिसिबल। आई होप यूर ऑल विथ मी, आई होप यूर ऑल विथ मी। चलो ओके 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 ओके, पेशेंटली पेशेंटली, ठीक है। अब आपकी जिंदगी में और परेशान करने के लिए अब मैं आ रहा हूं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी 3 कैटेगरीज हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी 3 कैटेगरीज हैं, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, फ्रीली परमिसिबल। देखते हैं क्या है एकदम केयरफुली। दीज आर प्रोहिबिटेड कैटेगरीज। ये चीजें अलाउड ही नहीं है, ये आप कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रोहिबिटेड कैटेगरीज में क्या क्या आएगा समझना। सबसे पहला, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग। आप लॉटरी जीते, वो इनकम आप रेमिट करना चाहते हो, नॉट अलाउड। रेसिंग राइडिंग, आपने रेसिंग या राइडिंग किया, ये इनकम आप रेमिट करना चाहते हो, नॉट अलाउड। तो ये अगर आपकी इनकम हुई तो उड़ाओ वहीं पे, आप रेमिट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। एक्सेट्रा एनी अदर हॉबी और रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड और प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स, फुटबॉल पोल्स, स्वीप स्टिक्स, ये सब जो है ना, ये सब के सब, दीज आर ऑल समवेयर रिलेटेड टू गैम्बलिंग, समवेयर रिलेटेड टू गैम्बलिंग। समझना सर, ये बैंड या प्रिस्क्राइब मैगजीन्स, इसमें भी कहीं ना कहीं गैम्बलिंग का पार्ट हुआ करता था। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा होता था, जहां पे मैगजीन्स दी जाती थी, सबको दे दी मैगजीन। जिन जिन ने मैगजीन ले लिए उनमें से किसी एक को लकी विनर डिक्लेयर किया जाता था, एंड द पर्सन यूज्ड टू गेट सम मनी। सो बैंड और वो सब मैगजीन्स वैसे भी बैंड है हमारे। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अगर कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, रेमिटेंस करना चाहता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेसिंग, राइडिंग, एनी अदर हॉबी, किसी भी ऐसी हॉबी से उसने कुछ पैसा कमाया है, बेटिंग करके, उसने गैम्बलिंग करके, उसने लॉटरी जीत के, रेसिंग, राइडिंग। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में तो गैम्बलिंग भी लीगल है ना। तो इनमें से किसी भी तरह से उसने पैसा कमाया है, ये पैसा वो इंडिया के बाहर ले जाना चाह रहा है, नॉट अलाउड बोल दी। सो रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग, रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी, और फॉर रेमिटेंस फॉर, या फिर हम पैसा भेजना चाह रहे हैं फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट। आपको यूएस में एक लॉटरी, आपने कहा मुझे खरीदनी है, आप ये पैसा देना चाहते हैं, नॉट अलाउड। फॉर बैंड और प्रिस्क्राइब मैगजीन्स, आपको अब्रॉड से कोई बैंड या प्रिस्क्राइब मैगजीन लेनी है, उसके लिए आप पैसा भेजना चाहते हैं, नॉट अलाउड। फुटबॉल पोल्स, फुटबॉल पोल्स क्या होता है? ये भी इसी प्रकार से होता है, गैम्बलिंग ही होता है। जनरली आप समझो कि दो कंट्रीज के बीच में, दो टीम्स के बीच में मैच चल रहा है, ठीक है ना। पोल्स चलते हैं जिसके अंदर आप अपनी पर्टिकुलर टीम के ऊपर पैसे लगा सकते हो। तो दोनों टीम्स हैं, तो जो टीम हार गई उस पे जिन्होंने पैसे लगाए थे, वो पैसे जो टीम जीत गई उनको दे दिए जाते हैं। ऐसे फुटबॉल पोल्स होता है। ये अब्रॉड में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, और लोग छोटे छोटे लेवल पे भी लगाते रहते हैं। इसकी कैफेस के अंदर भी पोल्स चलते हैं ऐसा। तो फुटबॉल पोल्स, यहां पे इसके लिए आप रेमिट करना चाहते हो पैसे, नहीं चलेगा। इंडिया में क्या है, लोग बस क्रिकेट के दीवाने, तो बस क्रिकेट मतलब बस बात ही खत्म हो गई है। तो वहां पे मतलब वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ द काइंड ऑफ मैडनेस पीपल हैव फॉर फुटबॉल अब्रॉड। तो फुटबॉल पोल्स बहुत पॉपुलर चीज है। नेक्स्ट इज स्वीप स्टिक्स। स्वीप स्टिक्स इज ऑल्सो समथिंग वेरी सिमिलर टू लॉटरी ओनली, वेरी सिमिलर टू लॉटरी, जहां पे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है और कोई एक व्यक्ति है, उसको सबका पैसा मिल जाता है। स्वीप स्टिक्स। तो हम मान लीजिए 10 लोग हैं, हम 10 ने 10 नंबर रखे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, और हमने सबने 10-10 हज़ार रुपए लगाए। जिसका नंबर आ गया वो सारे पैसे लेके चले जाएगा, इन द इजीएस्ट लैंग्वेज, स्वीप स्टिक्स। दिस इज अनदर कॉमन थिंग। आप गूगल भी करोगे स्वीप स्टिक्स, तो आपको अब्रॉड के स्वीप स्टिक्स के नाम आ जाएंगे कि ये सब स्वीप स्टिक्स होते हैं। आप यहां से पैसा लगा सकते हो, और अगर आपका नंबर आया तो आपको सबका विनिंग मिल जाता है, सबने जो पैसा लगाया वो आपको मिल जाता है। तो द ऑड्स ऑफ विनिंग इज वेरी लेस लाइक अ लॉटरी, बट इफ यू विन द अमाउंट इज ह्यूज, ऐसा। तो पहली चीज क्या कह रहे हैं, इफ एट ऑल आपकी कोई ऐसी लॉटरी, विनिंग, रेसिंग, यहां से कोई इनकम है, वो आप फॉरेन एक्सचेंज में करना चाहते हो, नॉट अलाउड। तो ये भैया जी करंट अकाउंट है ना, हाँ करंट है, लेकिन ये अलाउड नहीं है। या फिर आप लॉटरी टिकट के लिए पैसे, बैंड मैगजीन के लिए पैसे, स्वीप स्टिक के लिए पैसे, फुटबॉल पोल्स के लिए पैसे भेजना चाहते हो अब्रॉड, नॉट अलाउड। तो ये सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। प्रोहिबिटेड में पहला पॉइंट पड़ा, प्रोहिबिटेड में दूसरा पॉइंट। अब सुनना, अब एक एक करके ऐसी चीज होगी, अभी तक क्या इतना कम दिखा था, थोड़ा बहुत 10-20% तो याद रह रहा था, अब वो भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक रीडिंग बहुत अनिवार्य है, फोकस करना। पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट पे अगर कोई कमीशन देना चाहते हो, भी अलाउड नहीं है। कब? वेयर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज नॉट बॉट टू इंडिया, कि हमने एक्सपोर्ट तो करे पर वो रेवेन्यू इंडिया में आने वाला नहीं है। एंड यूज टूवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडीज अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। क्या कह रहे हैं कि हम यहां से अब्रॉड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
उसके बाद में जो पैसा है ना, वो पैसा हम इंडिया में लाने वाले नहीं है, वो पैसा हम इंडिया में लाने वाले नहीं है, हम एक्सपोर्ट करेंगे और वो पैसा वहीं पे हमारी जो सब्सिडरीज है, जो हमारी इंडियन कंपनी की फॉरेन में सब्सिडरीज और ब्रांचेस है, वहीं पे यूटिलाइज किया जाएगा, वो पैसा वापस इंडिया में लाया नहीं जाएगा। तो अगर आप ऐसा एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया में पैसा नहीं आ रहा है, तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर आप कमीशन नहीं दे सकते, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट नहीं दे सकते। मतलब भारत सरकार क्या बोल रही है कि ठीक है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम तो बहुत खुश थे ना जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, वी वांट इंडियन कंपनीज टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट, बट आप जब एक्सपोर्ट करोगे फॉरेन एक्सचेंज विल नॉट कम टू इंडिया, नो, देन व्हाई विल वी प्रमोट एक्सपोर्ट? वी प्रमोट एक्सपोर्ट सो दैट फॉरेन एक्सचेंज कुड कम टू इंडिया। नाउ यू विल बी एक्सपोर्टिंग बट फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में नहीं आएगा, और आपको इस पे जो कमीशन पे करना है उस पे भी हमसे पैसे चाहिए। चलो निकलो यहां से, कोई मतलब ही नहीं, देयर इज नो वे दैट यू गोना गेट एनी कमीशन फ्रॉम अस। यू अंडरस्टैंड? नॉर्मली क्या होता होगा, नॉर्मली अगर मैं हूं, हल्दीराम है, हल्दीराम बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसने एक्सपोर्ट किया, वहां पे एजेंट होता है ना जो उसका एक्सपोर्ट का, तो उसको कमीशन देना पड़ता है। तो ये हल्दीराम बोलता है, सुनो ना इंडियन गवर्नमेंट, यार मुझे थोड़ा सा डॉलर दो ना, उस कमीशन एजेंट को मुझे कमीशन देना है। गवर्नमेंट राजी, हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। क्यों? क्योंकि जब ये एक्सपोर्ट होगा इसका पूरा पेमेंट आएगा तो बहुत सारा डॉलर वापस इंडिया में आएगा ना। अभी तो मैं इतना सा डॉलर दूंगा उसको कमीशन, बट एक्सपोर्ट होगा इतना सारा डॉलर इंडिया में आएगा, चलेगा। अब एक दूसरी एंटिटी आती है कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उस कमीशन को पे करना है एजेंट के, डॉलर दो ना। गवर्नमेंट कह रहा है बिल्कुल डॉलर ले लो यार, आप इतना सारा डॉलर लेके भी तो आने वाले हो हमारे लिए वापस। बोल रहे नहीं 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 सर यार, वो जो वहां से मेरा एक्सपोर्ट का पूरा पैसा है ना, वो मैं इंडिया में नहीं लाऊंगा, वो वहीं पे मेरी सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर्स यूज करेंगे। गवर्नमेंट बोलते चलो निकलो पहली फुर्सत में, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट का जो पैसा है वो तो आप इंडिया में नहीं ला रहे हो, और एक्सपोर्ट पे जो कमीशन पे करना है उसके लिए और हमसे फॉरेन एक्सचेंज मांगने के लिए आ गए, नॉट अलाउड। तो ये भी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में हो गया है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया में नहीं ला रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया में नहीं ला रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया में नहीं ला रहे हैं, तो इस एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप कमीशन पे करना चाहते हो उसके लिए भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, प्रोहिबिटेड, मांगने भी मत आना। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, वापस सेम, अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट वेयर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज नॉट ब्रॉट टू इंडिया। ये भी एक और केस है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। तो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंदर भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा। यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इन्वेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको। अगर टी और टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टी और टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, कोई भी और एक्सपोर्ट कर रहे हो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में, आपको कोई भी कमीशन के लिए पैसा नहीं मिलेगा, कमीशन के लिए पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में टी एंड टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 10% तक का कमीशन आप दे सकते हो। तो टी और टोबैको का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो टी और टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हो, भले ही रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में कर रहे हो, पैसा इंडिया में नहीं आएगा, चलेगा, फिर भी 10% कमीशन तक हम देने की जरूरत है कि यहां पे तो एक्सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। और फॉर एनी अदर आइटम इफ यू आर एक्सपोर्टिंग, पैसा इंडिया में नहीं आने वाला है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में कर रहे हो तो वहां पे भी कमीशन नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल आप कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर रहे हो जहां पे पैसा इंडिया में नहीं आने वाला है, आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, वहां पे पैसा इंडिया में नहीं आने वाला है, कमीशन नहीं मिलेगा। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में, अगर आप टी और टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू तक आप कमीशन पे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। डिविडेंड बैलेंसिंग बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। तो अभी बस ये समझो कि जिन कंपनीज पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल होता है, वो कंपनीज, डिविडेंड बैलेंसिंग जिन पे एप्लीकेबल है, वो कंपनीज अगर डिविडेंड को रेमिट करना चाहती हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। यू आर रेमिटिंग डिविडेंड ओइंग टू डिविडेंड बैलेंसिंग, नॉट अलाउड। तो आप रेमिट करना चाहते हैं डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, नहीं कर सकते। डिविडेंड बैलेंसिंग जो कंपनी कर रही है वो डिविडेंड को रेमिट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन, ये भी अलाउड नहीं है। ये कैसा होता है यार, आप ऐसा समझो, आपने देखा हो, मतलब अगर कोई आपका, अब तो खैर बहुत चेंज हो गया बिकॉज आफ्टर दिस इंटरनेट हैज टेकन ओवर फ्रॉम लास्ट 5 years। तो अब कैसा है, किसी को फॉरेन में आपको कॉल करना होता है तो इंटरनेट बेस्ड आपका कॉल हो जाता है, व्हाट्सएप बहुत ज्यादा कंट्रीज में चलता है, उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी रहते हैं। पहले क्या हुआ करता था, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या हुआ करता था कि मान लीजिए आप इंडिया से यूएस में कॉल करना चाहते हो, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इंडिया से यूएस में कॉल करना चाहते हो, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। द चार्ज यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड से 40 रुपीज, है ना, 40 रुपीज। मतलब मैं आपको एक रैंडम देता हूं कि चार्जेस फॉर एग्जांपल 400 रुपीज अ मिनट, 400 रुपीज अ मिनट का चार्ज अगर आप यूएस कॉल करना चाहते हो, ठीक है, सुनना, यूएस से अगर इंडिया कॉल करना चाह रहे हैं तो वहां पे चार्ज लग रहा है 300 रुपीज अ मिनट। तो जनरली आप क्या करोगे, आप मिस कॉल दोगे, आप मिस कॉल दोगे और वो कॉल करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी एक और बढ़िया चीज मिली, क्या, ये मैं हूं इंडिया में
ये है यूएस, यहाँ पे बीच में कोई और एरिया है। सुनना, इंडिया से यहाँ पे कॉल करूँ तो सिर्फ 10 रुपीज़ पर मिनट है, ठीक है, और यूएस से यहाँ पे भी कॉल करो तो भी 10 रुपीज़ पर मिनट है, लेकिन इंडिया यूएस के बीच में 400 रुपीज़ पर मिनट है। तो ऐसी जो जगह होती है वो आपको एक फीचर देते हैं कॉल बैक सर्विस का। इसमें क्या होता है, यू गिव देम अ कॉल एंड यू टेल देम कि यार एक काम करो, मुझे इस व्यक्ति से यूएस में कनेक्ट करना है, आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू दिस पर्सन इन यूएस। दिस एंटिटी विल कॉल यू बोथ, दे विल कॉल यू बोथ एंड दे विल कनेक्ट योर कॉल, और यहां पे आप लेस देन हाफ या उससे भी कम में बात कर पाते हैं, आप बात कर पाते हैं। इस टाइप के ट्रांजैक्शन का आता है कॉल बैक सर्विस। तो कॉल बैक सर्विस के बहुत सारे मोड्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं कैसे कॉल बैक सर्विस हो सकता है, वो और आसान है बच्चों के समझने के लिए। आप ऐसा समझ लो, अगर एक व्यक्ति ने यहां से इंडिया से यूएस कॉल कर रहा है तो उसके बहुत ज्यादा चार्जेस है, लेकिन यहां पर अगर कोई दूसरी एंटिटी आ जाती है जिससे अगर आपको कॉल किया तो चार्जेस बहुत कम है। सो यू जस्ट गिव देम अ कॉल और अ मैसेज और अ वे इन विच यू टेल देम कि हाँ आई वांट टू कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। ये एंटिटी, भले ये एंटिटी यूएस की भी हो सकती है, ये एंटिटी यूएस में उस व्यक्ति और आपको कनेक्ट कर देगी। तो ये आपको वापस कॉल आता है, मतलब यू गेट अ कॉल और अरे आप, और फिर आप बात कर सकते, यू गेट अ कॉल एंड ऑन दी अदर साइड दैट पर्सन इज देयर। सो ये जो बीच वाली एंटिटी है, इसने आपको भी कॉल किया, इसने उसको भी कॉल किया और दोनों के कॉल को कनेक्ट कर दिया है बस। क्योंकि इस तरह से जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये आज की तारीख में बिल्कुल रिडंडेंट हो चुका है। वाई रिडंडेंट हो चुका है? बिकॉज यार अब तो क्या कॉल के चार्जेस क्या वैसे नेग्लिजिबल हो चुके हैं, बट एक जमाने में कॉल बैक सर्विस भी एक सर्विस हुआ करती थी। अब इसमें नुकसान क्या होता है समझना, इसमें नुकसान ये होता है कि भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया ना। पहले अगर ये व्यक्ति डायरेक्टली कॉल करता है तो इनकम तो इंडियन गवर्नमेंट की होती है, इंडियन गवर्नमेंट की होती है। अब जब कॉल बैक सर्विस ले रहा है, तो यहां से कॉल आ रहा है ना, प्रैक्टिकली कॉल बैक सर्विस में तो हमने उनको इंटीमेट कर दिया कि आप कॉल करो, है ना। तो एक एंटिटी है वो आप दोनों को कॉल करेगी और फिर आप बात कर सकते हो। सो यू रैदर देन कॉलिंग यू गेटिंग अ कॉल बैक। तो ये जो कॉल बैक सर्विस थी ये कोई भी गवर्नमेंट को पसंद, गवर्नमेंट्स वर ऑलवेज अगेंस्ट इट, बिकॉज इससे उनका तो रेवेन्यू जाता था ना। देखो अगर हम कॉल करते हैं, ठीक है, तो विल बी रिसीविंग सम मनी, बट कॉल बैक के अंदर तो हमें और पैसा देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के आउटलुक से तो होगा ना, पैसा देना पड़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। तो कॉल बैक सर्विसेज अब प्रैक्टिकली रिडंडेंट भी हो चुकी है, बट जब ये थी तब फेमा के प्रोहिबिटेड लिस्ट में थी कि आप कॉल बैक सर्विस की पेमेंट करने के लिए पैसे मांग हमसे। नेवर आस्क मनी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कॉल बैक सर्विसेज, बिकॉज ये तो आप गवर्नमेंट को वैसे ही बेवकूफ बना रहे हो, और उसके लिए गवर्नमेंट से ही पैसे मांग रहे हो। हाँ पापा 15 रुपए दे देना, एक माइल्ड पी के आता हूं, चलेगा क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, अगर आप माइल्ड पी रहे हो, वैसे तो पियो ही मत, और पी रहे हो तो उसके लिए क्या पैसे लेना होगा पापा के पास? So something which is anyways against the government, for that you cannot ask for foreign exchange by the government itself. अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या? लास्ट पॉइंट, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट। नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, ये एक अकाउंट है विच इज फॉर नॉन रेसिडेंट। इस पे जो इंटरेस्ट इनकम है, इस पे जो फंड्स हैं, उस पे जो इंटरेस्ट इनकम है, वो भी अगर आप रेमिट करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अब इन्होंने क्या कर दिया समझना अच्छे से, बहुत सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट कर दिया। सर ये बहुत सारे, सर ये हम याद नहीं रख पाएंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अभी मैंने आपको बोला क्या याद करो, अभी मैं आपको क्या चाहता हूं, आप अच्छे से एक बार इनको देखो समझो, अच्छे से आप देखो और समझो। मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा तो आपको समझेगा यू नॉट इवन रिक्वायर्ड कि आप पूरा रेक्टिफाई करो उसको, बट आई वांट यू पीपल टू गेट अ फेयर आइडिया फॉर श्योर। समझना भी अच्छे से समझो, ठीक है। आज का पूरा लेक्चर सिर्फ मैंने ओवरव्यू के लिए रखा है, तो मैं आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करता हूं कि आपको 100% समझ में आ रहा है। मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आपको भी 10-20% भी एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये बोनस है। तो मैं जो कह रहा हूं अच्छे से समझना, बस विदाउट एनी प्रेशर समझो, ठीक है। हमने पढ़ा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमने कैटेगरी पढ़ी, प्रोहिबिटेड कैटेगरी, रेगुलेटेड कैटेगरी, फ्रीली परमिसिबल कैटेगरी। वहां पे प्रोहिबिटेड में 5 आइटम्स थे, उनको बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो तो कर ही नहीं सकते। फिर 2 फ्रीली परमिसिबल है, कोई इशू नहीं है, बहुत परमिट, जो करना है करो,
2 ट्रांजैक्शन, और बाकी सारे आ जाएंगे रेगुलेटेड में कि उसके अलावा आपको कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। फिर हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में यहां पे हमें कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। यहां पे 6 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, समझना अच्छे से। पहला हो गया हमारा वही लॉटरी वगैरह का, लॉटरी रेसिंग, कहीं से भी कोई इनकम आई है या फिर लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए स्वीपस्टेक में, फुटबॉल पोल्स में आपको रेमिट करना है पैसा, ये सब अलाउड नहीं है। फिर जो 2 पॉइंट है वो कमीशन के हो गए, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, कि आपको एक्सपोर्ट पे कमीशन पे करना है, आप नहीं कर सकते अगर वो पैसा इंडिया में नहीं आ रहा है। रुपी स्टेट क्रेडिट स्कीम के तहत आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट पे कमीशन नहीं दे सकते। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक एक्सेप्शन है उसका कि अगर आप टोबैको या टी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 10% तक कमीशन अलाउड ऑफ इनवॉइस वैल्यू। वंडरफुल, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर आया एक डिविडेंड बैलेंसिंग का कंसेप्ट, कॉल बैक सर्विस का कंसेप्ट और नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। अगर डिविडेंड बैलेंसिंग आपकी कंपनी पर एप्लीकेबल है तो वो डिविडेंड पे करने के लिए, डिविडेंड के लिए पैसा रेमिट नहीं कर सकती है। कॉल बैक सर्विस के पेमेंट के लिए आप पैसा रेमिट नहीं कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आपका ये अकाउंट है नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट तो इसका इंटरेस्ट भी आप रेमिट नहीं कर सकते, इसका इंटरेस्ट भी आप रेमिट नहीं कर सकते हो। ये 6 चीजें आर अंडर प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन under current account transaction. I am repeating again and again. I'll be teaching FEMA with a very completely different outlook. और जिस दिन मैं बोलूंगा कि FEMA खत्म होता है उस दिन आप सबके दिलो दिमाग में FEMA का एक एक वर्ड बैठा होगा, ये मैं श्योर करता है, ये मैं श्योर करता है। बट तब तक यू हैव टू ब्लाइंडली डू व्हाट आई से, एकदम कंफर्टेबली करो। आई हैव अ स्ट्रेटजी फॉर FEMA, तो उस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। एकदम ब्लाइंडली पहले इस पूरे टॉपिक का अच्छे से ओवर ले लो। अगर आपने एक टॉपिक के अंदर घुस गए सीधा, मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ समझ ही नहीं आने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके कि इस तरह के ट्रांजैक्शन से सारे, अब हम आगे सारे ट्रांजैक्शन को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर कि हाँ ये सारे ट्रांजैक्शन हैं। पहले दिमाग में मेंटल क्लैरिटी बहुत जरूरी है FEMA की। ओके, सो वेयर वर वी, हमने देखा कि ठीक है भाई साहब, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रिफर्स टू दोस ट्रांजैक्शन वेयरइन देयर इज एनी ऑल्टरेशन ऑफ asset and liability outside India of a person resident in India or asset and liability in India of a person resident outside India। यहां पे अगर ऑल्टरेशन हो रहा है, एसेट चेंज हो रहा है, लायबिलिटी चेंज हो रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट कवर्ड अंडर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 कैटेगरीज देखी, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, फ्रीली परमिसिबल। 2 चीजें फ्रीली परमिसिबल है, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन बोलो और डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फ्रीली परमिसिबल, इसमें आपको कुछ परमिशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छी बात है। प्रोहिबिशन के अंदर फिर 5 चीजें हमने देखी, उसमें हमने निधि देखा, चिट देखा, ऐसे हमने 4-5 देखा, TDR देख लिया, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट देख लिया, प्लांटेशन देख लिया। ये सब चीजें जो है ना, यहां सब में फार्मिंग वगैरह, यहां सब जगह पे आपके प्रोहिबिटेड है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर मैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, करंट अकाउंट में भी 3 कैटेगरीज हैं, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड एंड फ्रीली परमिसिबल। प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड एंड फ्रीली परमिसिबल। हमने प्रोहिबिटेड में 6 पॉइंट्स देखे कि जो गैम्बलिंग का पैसा है वो आप नहीं ला सकते, गैम्बलिंग के लिए प्रोसीज नहीं दे सकते, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट नहीं दे सकते अगर आप पैसा इंडिया में नहीं ला रहे हो, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट नहीं दे सकते अगर रुपी स्टेट स्कीम में आप कर रहे हो, लेकिन वहां पे टी और टोबैको का 10% तक अलाउड है। फिर डिविडेंड बैलेंसिंग अगर आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है तो डिविडेंड का पैसा भी आप नहीं दे सकते, कॉल बैक सर्विसेज का पैसा नहीं दे सकते। एंड लास्ट पॉइंट कि अगर आपका एक नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी आप नहीं दे सकते। नहीं 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 नहीं, अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी भी कह रहा हूं 100% फोकस के साथ में यहां पे बने रहना, 100% फोकस। चलो अब हम आना चाह रहे हैं रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन पे। रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन पे, रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन के अंदर मैं क्या बता रहा हूं, रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन वेयर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। सो देयर आर सर्टेन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, अगर आपको वो करना है तो यू नीड टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, येलो वाला, ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं, रेड वाला पढ़ा दिया मैंने अभी, प्रोहिबिटेड पढ़ा दिए। अब मैं आपको रेगुलेटेड पढ़ा रहा हूं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन कौन से रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब ये इनमें से कोई भी चीज करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है। जो मैं बताने वाला हूं, इनमें से कोई भी चीज करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, केयरफुली समझना। अच्छा, अगर आपको कल्चरल टूर्स करने, यस, अगर आपको कल्चरल टूर्स करने के, आप बाहर जा रहे हो अलग अलग कंट्रीज में कल्चरल टूर्स के लिए, तो आपको HRD की परमिशन लेनी है, ठीक है, एकदम आराम से। HRD की, ये सब मिनिस्ट्रीज के नाम है। इन मिनिस्ट्री की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कौन से मिनिस्ट्री से, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कल्चरल टूर्स कर रहे हो, अगर आप कल्चरल टूर पे जा रहे हो तो आपको HRD की अप्रूवल लेना है, ठीक है। HRD, MOF, ये सब क्या है, ये सभी मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है, लोड नहीं लेने का, ठीक है। HRD की परमिशन लेनी अगर कल्चरल टूर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कल्चरल टूर्स करना चाहता है तो HRD की अप्रूवल से कर सकता है, ओके। नेक्स्ट, आप अगर कोई भी प्राइज मनी या स्कॉलरशिप अब्रॉड देना चाहते हैं, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्कॉलरशिप अब्रॉड, आपने कोई स्कॉलरशिप दी अब्रॉड में,
अफ्रीका के अंदर आपने अनाउंस कर दिया कि इतने बच्चों को हम पढ़ाई फ्री में देंगे, इतना हम देंगे स्कॉलरशिप, या फिर आपने कोई भी प्राइज रखा था, आप वो प्राइज दे रहे हैं, तो आप प्राइज मनी या स्कॉलरशिप दे रहे हैं अब्रॉड में, तो आप दे सकते हैं विद द परमिशन ऑफ एचआरडी। कितना? एक्सीडिंग $1 1 लाख। मतलब अगर आपका अमाउंट $1 1 लाख से ज्यादा है तो आपको परमिशन लेना है, अगर आपका $1 1 लाख से कम है तो आपको परमिशन की भी जरूरत नहीं। कब परमिशन की जरूरत है? अगर आप प्राइज मनी दे रहे हैं या स्कॉलरशिप अब्रॉड दे रहे हैं एक्सीडिंग $1 1 लाख। अगर $1 लाख से ज्यादा आप रेमिट कर रहे हैं प्राइज मनी के तौर पे या स्कॉलरशिप के तौर पे, तो आपको एचआरडी का अप्रूवल लेना है, अदरवाइज एचआरडी के अप्रूवल की भी कोई आवश्यकता नहीं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज, कि अगर आप इंटरनेशनल नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज को कुछ पैसा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। आपको अपना एडवर्टीजमेंट करना है फॉरेन प्रिंट मीडिया पे, कि आपको अब्रॉड में अपना एडवर्टीजमेंट करना है, कर सकते हो। कौन? बाय स्टेट एंड इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर कोई भी स्टेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहता है फॉरेन मीडिया में एक्सीडिंग $10,000, तो आपको अप्रूवल लेना होगा एमओएफ का। एमओएफ का अप्रूवल लेना होगा कब? अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू एक्सीडिंग $10,000 से ज्यादा का आप करना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग, कि अगर आप टूरिज्म के लिए करना चाहते हो तो आप कितने भी लिमिट का करो, परमिशन की जरूरत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करने के लिए करना चाहते हो, कितने भी अमाउंट का करो, कोई लिमिट नहीं है। आप इंटरनेशनल बिडिंग के लिए भी करना चाहते हो, कितने भी अमाउंट का करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन तीनों को छोड़ के अगर आप फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो मोर देन $10,000, तो वहां पे आपको अप्रूवल लेना होगा एमओएफ का, ठीक है। नेक्स्ट, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्लब। तो कैसा होता है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस? जैसे कि इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ऐसे ही वर्ल्ड में बड़े बड़े क्लब होते हैं जहां पे लोग मिलकर इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी को भी नुकसान हो तो उस क्लब से पैसा आ जाएगा। सो ये जो रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब, कि पीएनआई क्लब की मेंबरशिप का पैसा आप देना चाहते हो, कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस हूं, मैं पीएनआई मेंबरशिप के क्लब की मेंबरशिप का पैसा देना चाहता हूं, तो ये आप दे सकते हो एमओएफ के अप्रूवल से। नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल्स चार्टर्ड। अभी मैं कुछ और भी डिस्कस करूंगा, एफओबी वगैरह तब डिटेल में बात करेंगे, बट एक बार आइडिया लगा लो कि कोई भी हम वेसल भेज रहे हैं तो उसका जो फ्रेट का पैसा है बाय पीएसयू वो हमें देना है। फ्रेट का पैसा लगता है आपका, वो अगर फ्रेट का पैसा लेना है आपको अपने सामान जो आप बाहर भेज रहे हैं तो वो आप पे कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम एमओएसटी, ठीक है। ये आपने कभी नहीं सुना, फ्रीडम मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस रहता है, सरफेस ट्रांसपोर्ट, बताऊंगा मैं फुल फॉर्म बाकी। तो रेमिटेंस ऑफ फ्रेट, अगर आपको फ्रेट देना है उसके लिए पैसा चाहिए तो आप एमओएसटी के अप्रूवल से ले सकते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, कि अगर आपने कोई भी इंपोर्ट कराया है थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, उसका पैसा देना है तो वो भी आप एमओएसटी से दे सकते हो बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस। सर क्या होता है सीआईएफ बेसिस में बताऊंगा, सब एफओबी एफएस ये सब बताऊंगा एकदम आराम से, कि एफओबी एफएस के बेसिस पे नहीं, सीआईएफ बेसिस पे अगर आपने कोई भी इंपोर्ट का पेमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एसटी सरफेस ट्रांसपोर्ट के अप्रूवल से। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, कि जो कंटेनर आपके बाहर से आए उसको डिटेन कर लिया गया, फिर आपके कंटेनर बाहर गए थे वो डिटेन हो गए तो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस आपके ऊपर लग गए। तो आपको कंटेनर कहीं पे रखना था थोड़े समय के लिए, तो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस आपके ऊपर लग गए हैं। ये कुछ लिमिट तक तो अलाउड है, फ्रीली, लेकिन वो लिमिट से अगर ज्यादा हो गया, उस लिमिट से ज्यादा कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे करने पड़ गए तो एमओएसटी के अप्रूवल से पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंसेस टू देयर एजेंट अब्रॉड। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? जो एक एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट का काम हैंडल करते हैं, यहां से वहां तक पहुंचाना है, उसके बीच में सी भी आ जाएगा, फ्लाइट भी आ जाएगा, ट्रेन भी आ जाएगा, बस भी आ जाएगा, प्राइवेट कार भी आ जाएगा। तो हमने एक व्यक्ति से सीधा बात कर ली कि आप ये पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट करवा दो यहां से वहां तक, पूरा इसमें सी आएगा, एयर आएगा, सब आपको मैनेज करना है, इसके लिए हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो हम अगर वो पैसा देना चाहते हैं किसी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को तो वो हम दे सकते हैं डीजी ऑफ एस के रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में। डीजी ऑफ एस क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, डायरेक्टर जनरल रहता है। तो ये व्यक्ति से हमें पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, उसी के बाद हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को पैसा दे सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस
ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बाय टीवी चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो टीवी चैनल से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ट्रांसपोर्टर्स अपॉइंट कर रखने पड़ते हैं, हायर करने पड़ते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर्स जो इन्होंने वर्ल्ड वाइड रखे हैं, इन ट्रांसपोर्टर का जो हायरिंग चार्जेस इनको देना पड़ता है वो रेमिट करना पड़ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं MOIB के अप्रूवल से, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह। सर कुछ नहीं समझ रहा, मैं आपको कह रहा हूँ एकदम चिल, मेरे साथ में बने रहो। सबसे पहले ये मिनिस्ट्रीज की फुल फॉर्म एक बार ध्यान रखो दिमाग में, बस कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। HRD, अरे नहीं कहाँ जा रहा है, रुक जा। यस, एकदम पेशेंटली बैठो, ठीक है ना। HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HRD लिखा है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। MOF तो आपको पता ही है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। MOST मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, MOST मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। MOIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड DGOFS मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, इससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। सर ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो रहा है यार, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एकदम चिल करके बैठो, बिकॉज हैवी तो भैया सबके लिए ना। धीरे धीरे ये सब इजी होने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या है कैपिटल और करंट में, ठीक है बेटा जी सर, कोई घबराने की बात नहीं। ओके, तो ये क्या है, दीज आर ट्रांजैक्शंस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। हम कहाँ पर है सर, हम क्यों हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ लिया प्रोहिबिटेड के 5 केसेस, फ्रीली परमिसिबल के 2 केसेस, और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस को रेगुलेटेड में माना जाता है कि बाकी सारे ट्रांजैक्शन के लिए RBI का अप्रूवल चाहिए, हो गया। फिर मैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने देखा प्रोहिबिटेड, तो 6 ट्रांजैक्शन से जो प्रोहिबिटेड है करंट में। फिर आ रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेटेड, कि करंट अकाउंट में आपको इनमें से कुछ भी करना है, सो यू विल हैव टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। नहीं, आई वांट यू टू रीड इट वंस, बस शांति से रीड करते जाओ, व्हाट आई एम सेइंग जस्ट फॉलो, ये पूरा रीड करो एक बार। Just read it once. गो थ्रू इट आराम से। ये सुनो, पहले ही बोला मैंने आप सबको, आज के लेक्चर को कुछ भी नहीं, आज का लेक्चर बस मैं जो बोल रहा हूं आंखें बंद करके सिट बैक, रिलैक्स, जो मैं कह रहा हूं वो कर लो बस, ठीक है। और फिर जिस दिन मैं बोलूंगा कि कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर दिया मैंने, उस दिन अगर एक भी डाउट हो तो कहिएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं कह रहा हूं वैसे करते रहो। चलिए ठीक है बेटा जी, चल। तो एक बार रीड किया आपने, एक आइडिया, एक रफ आइडिया लग रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कल्चरल टूर्स करने हैं तो HRD का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को रेमिटेंस ऑफ प्राइस मनी स्पॉन्सरशिप करना है एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ $1 लाख तो उसको HRD का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद में यस अग्रवाल साहब सही कह रहे हैं, और ये पूरा मैं डिस्कशन करूंगा तो लोड मत लो। अभी मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं एक एक पे डिस्कशन करने वाला हूं आगे, तो जब मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा तो वो सब चीजों की बात करूंगा कि आपका जो CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह, वो सब क्या है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो चिल करो भी। HRD रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी कर रहे हैं आप, अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो भी आपको HRD का अप्रूवल लेना है अगर $1 लाख से ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर कोई भी इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी कर रहा है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट MOF एडवर्टीजमेंट, अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है फॉरेन प्रिंट मीडिया में, किसको करना है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, तो इसके ऊपर भी अगर आप $10,000 से ज्यादा करते हैं तो उसके ऊपर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदरवाइज अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अप्रूवल लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे। और वो भी अगर आप हमारे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, MOF इफ एट ऑल यू आर मेकिंग एनी रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, कि वहां पे अगर आप P&I क्लब की मेंबरशिप के लिए पैसे दे रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ MOF।
नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू, एमओएससी। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, आपने ओशियन ट्रांसपोर्ट थ्रू कुछ इंपोर्ट कराया है, एमओएससी अगेन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीयूसी ऑन सीआईएफ बेसिस। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, कि अगर आपने कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे किए एक्सीडिंग द लिमिट गिवन, देन आल्सो यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एमओएसटी। नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, अगर आपने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के एजेंट को पैसे दिए हैं तो आप दे सकते हैं विद द अप्रूवल व्हाट, नहीं उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आपका एस बोले तो क्या था हमारा, शिपिंग। नेक्स्ट इज एमओआईबी, अगर आप हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एमओआईबी, मिनिस्ट्री ऑफ, हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके लिए आपको इनका अप्रूवल लेना होगा। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो देख लिया, ठीक है। हम कहां है समझना भी, सुनना सुनना सुनना, हम कहां पे थे अभी तक, इसको भी इग्नोर करो, रुको, हम कहां पर थे अभी तक। हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और एंड में परमिसिबल देख लिया था, तो रेड येलो ग्रीन देख लिया हमने। सर कैपिटल अच्छा था, इजी था कि 5 प्रोहिबिटेड है, 2 फ्रीली परमिसिबल है, बाकी सारे रेगुलेटेड है, बाकी सबके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। करंट उतना स्ट्रेट नहीं है, करंट में सबसे पहले प्रोहिबिटेड में 6 पॉइंट आ गए, रेगुलेटेड में आया कि ये जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है ये अगर आपको करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब मैं रेगुलेटेड में ही और हूं कि कुछ ट्रांजैक्शन से वो करना होगा तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो क्या पढ़ा रहा हूं, अभी मैं रेगुलेटेड में ही हूं, रेगुलेटेड में अभी तक क्या पढ़ा है कि वो ट्रांजैक्शन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं वो ट्रांजैक्शन जिनको करने के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेगुलेटेड में ही हूं अभी मैं, करंट अकाउंट के रेगुलेटेड में। रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन वेयर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड, देखना क्या लिखा है, अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सुनना सुनना सुनना, फॉर इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति के लिए कब कब अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। वो जो मैंने आपको अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ाया तो मोस्टली था, देखो आप उसमें देखोगे ना, तो बाय पीएसयू, बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो नॉर्मली अगर गवर्नमेंट्स को, अगर हमारी गवर्नमेंट को या ऐसे किसी व्यक्ति को या फिर कुछ दूसरे वाले भी थे, उन्हें अगर उन स्पेसिफाइड चीजों के लिए परमिशन चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ती है। बट अदरवाइज रेगुलरली, अब ये आपको इजी लगेंगे, ये जो रेगुलरली हम लोग फेस करते हैं ना, उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना है, ठीक है। तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में रेगुलेटेड में भी 2 कैटेगरी है। यस, यू हैव टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर दीस ट्रांजैक्शन एंड आरबीआई अप्रूवल फॉर दीस ट्रांजैक्शन। नाउ आरबीआई अप्रूवल में पढ़ रहे हैं फॉर इंडिविजुअल्स, हमारे लिए कौन से ट्रांजैक्शन, कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए हमें आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। पहला, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। अगर हम किसी भी कंट्री का विजिट करना चाहते हैं एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान तो हमको अप्रूवल। नेपाल भूटान तो अपने ही आप मान लो, ये अपन पता, अगर नेपाल आप जाओगे ना कभी तो ये चलते चलते नेपाल पहुंच जाते आपको पता भी नहीं चलता नेपाल में आ गए। हाँ, सो प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, नेपाल भूटान छोड़ के किसी भी कंट्री में प्राइवेट विजिट करना है इंडिविजुअल को तो आरबीआई के अप्रूवल से कर सकता है। नेक्स्ट, गिफ्ट और डोनेशन, आपको किसी भी कंट्री में इंडिविजुअल को कुछ गिफ्ट करना है, डोनेशन करना है तो आरबीआई के अप्रूवल से होगा। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो भी आरबीआई के अप्रूवल से आप जा सकते हैं। इमिग्रेशन कर रहे हैं, इमिग्रेशन थोड़ा सा परमानेंट इन नेचर है कि आप इमिग्रेशन कर रहे हैं अब्रॉड में, आरबीआई के अप्रूवल से होगा। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आप एक क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस देते हैं, पैसा देते हैं, उसका घर चलता है, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू बाय आरबीआई का अप्रूवल। नेक्स्ट इज ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस और चेकअप अब्रॉड और फॉर अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्सपेंस और चेकअप, ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं, इनके लिए पैसा भी दे सकते हैं बाय आरबीआई अप्रूवल। वापस रीड करते हैं, ट्रैवल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आरबीआई के अप्रूवल से कर सकते हो। अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, आरबीआई के अप्रूवल से कर सकते हैं। या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या फिर मेडिकल एक्सपेंस के लिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए अगर हमें पैसा चाहिए तो हम आरबीआई से ले सकते हैं कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, ट्रैवल टूर पे जा रहा हूँ, मैं कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, मैं एक मेडिकल एक्सपेंस के लिए जा रहा हूँ, मेरे मेडिकल के लिए चेकअप के लिए जा रहा हूँ अब्रॉड, या फिर मैं कोई और व्यक्ति को साथ में लेके जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आरबीआई के अप्रूवल से आप लेके कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, के बाहर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराया आपने, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराया आपने तो उसका जो खर्चा है। सर पिछले पॉइंट में था कि एक व्यक्ति चेकअप कराने जा रहा है या किसी व्यक्ति कोई जो मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है उसके साथ में अकंपनी करने के लिए कोई जा रहा है तो उसके पैसे आरबीआई के अप्रूवल से जा सकते हैं। और वहां जो आपका एक्चुअली हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, ये जो है ये भी आरबीआई के अप्रूवल से हो सकता है। लास्ट, स्टडीज अब्रॉड, कि आपका बेटा मतलब आप में से कोई भी मान लीजिए अब्रॉड घूमने जाना, अब्रॉड में पढ़ाई करने जाना चाहता है, घूमने पढ़ाई सब सेम ही होता है, तो वहाँ पे आप पढ़ाई करने जाना चाह रहे हैं 2 साल के लिए, उसका आपका 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं विद आरबीआई का अप्रूवल।
ये वो चीज़ है जिसमें आरबीआई जनरली अप्रूवल दे ही देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिना किसी ट्रबलसम चीज़ के ये सब के लिए आरबीआई अप्रूवल दे देता है। और हम आगे देखेंगे कुछ चीज़ों के लिए तो अप्रूवल ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। देखो नीचे क्या लिखा है, अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द अमाउंट एक्सीड्स $2,50,000, कि अगर आपका $2,50,000 से एक्सीड हो रहा है तो ही आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो अब मेरा क्या कहना है, आप स्टडीज अब्रॉड के लिए जा रहे हैं और आपका पूरा खर्चा $2.5 लाख में हो जाएगा, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, पूरा खर्चा $2.5 लाख में हो जाएगा, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप ये कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, $2.5 लाख में हो जाएगा, जरूरत नहीं है। आप किसी क्लोज रिलेटिव को $2.5 लाख तक दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमिग्रेशन कर रहे हो और आपको सिर्फ $2.5 लाख चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब्रॉड जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको $2.5 लाख तक चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिफ्ट या डोनेशन देना चाहते हो $2.5 लाख तक, $2,50,000 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, आप बाहर घूमने जा रहे हो, $2,50,000 तक ही आपको चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरबीआई की परमिशन भी नहीं लगेगी। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो रेगुलरली करंट अकाउंट एक्चुअली करंट है, ऐसे घूमते फिरते होते रहते हैं। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन 2,50,000 से ज्यादा हो चाहिए, आपको $2,50,000 से ज्यादा करना है, देन आपको अप्रूवल लगेगा। ओके। अब दिमाग में एक डाउट आ सकते हैं कि 2,50,000 सर वन टाइम लिमिट है, पर ईयर की लिमिट है या क्या है, ये सब हम डिस्कशन में आगे लेंगे। अभी ओवरव्यू में सिर्फ समझो कि अगर 2,50,000 तक आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है फॉर दीज पर्पजेज, तो आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2,50,000 से ज्यादा आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए फॉर दीज पर्पसेज, तो आरबीआई की परमिशन लेनी होगी। सर ये बीच में आपने कुछ ज्यादा बोल्ड में लिखे, इमिग्रेशन, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज अब्रॉड, ये आपको बाद में समझाऊंगा। इसके लिए एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, तो ये जो बोल्ड में लिखे उनके लिए एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आती है जो हम डिस्कस करेंगे। तो बोल्ड पे कुछ और डिस्कशन भी होता है। सर सांस फूल गई सर, क्या करें सर? अब रुको, हिम्मत रखो भी, ठीक है। कहां पर है हम लोग? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में प्रोहिबिटेड पढ़ लिए 6 पॉइंट, रेगुलेटेड में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो कर सकते हो पढ़ लिए, अब आरबीआई के अप्रूवल से जो कर सकते हो पढ़ लिए फॉर इंडिविजुअल्स। अब आरबीआई के अप्रूवल से जो कर सकते हैं उसमें फॉर अदर देन इंडिविजुअल्स भी है, कि कुछ ट्रांजैक्शन से जो आप कर सकते हो अदर देन इंडिविजुअल्स। ओके, ये क्या है सर? ये तो बहुत सारे हैं, एकदम चिल करके बैठो, सुनना। अदर देन इंडिविजुअल्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑल्सो, if you want to donation exceeding 1% of their foreign exchange earning during the previous 3 financial year, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है उसका 1% से ज्यादा हम डोनेट करना चाहते हैं, या फिर $50 लाख whichever is less, इनमें से जो भी लेस है अगर उतना हम डोनेट करना चाहते हैं, क्या 1% ऑफ व्हाट वी हैव रिसीव्ड, 1% ऑफ व्हाट वी हैव रिसीव्ड पिछले 3 साल का एवरेज वो, या $50 लाख whichever is less, इतना अगर हम डोनेशन करना चाहते हैं किसे, फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट फंड प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फंड में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी और एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी, इनमें से कहीं पे भी अगर हम कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपको लेना होगा आरबीआई का अप्रूवल। इंडिविजुअल्स के पॉइंट हो गए, या अदर देन इंडिविजुअल, एक कंपनी है, कंपनी कहीं पे कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो ये कंट्रीब्यूट कर सकती है। मोर देन 1% ऑफ देयर अर्निंग, एवरेज अर्निंग प्रीसीडिंग लास्ट 3 years, एंड द सेकंड पॉइंट इज और $50 लाख whichever is less, इतना अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में टेक्निकल रिसर्च हो रही है जहां पे, तो आप आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही कर सकते हो। सर आई तो क्विट। हिम्मत एकदम मस्ती से बनाए रखना, मैं वापस वही चीज बोल रहा हूं, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड बार बार आपकी हिम्मत बीच में टूट रही होगी। अगर लास्ट सेशन के अंदर आपको ये लगे कि फेमा में हल्का सा भी मेरा कुछ वीक स्पॉट है ना, तो कहिएगा, तो जस्ट बने रहो, एग्जाम में बहुत बढ़िया फ्री के मार्क्स आपको मिलेंगे, जस्ट फोकस। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया exceeding $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस whichever is more। समझ में आया कि अब्रॉड में एक एजेंट है, उसने मुझे कनेक्ट किया था कि यार मुझे इंडिया में कोई प्लॉट, मेरे क्लाइंट को इंडिया में कोई फ्लैट प्लॉट कोई जगह लेनी है, ठीक है, समझना अच्छे से। तो मैंने कहा रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है ये वाला फ्लैट है, ये बिकवा दो। उसने कहा मैं कमीशन लूंगा, मैंने कहा ठीक है। तो उसने मेरा फ्लैट जो इंडिया में है वो बिकवा दिया, मुझे उसको कमीशन देना पड़ेगा ना। अरे सुनो, फ्लैट बिकवाया, वो जो पैसा देगा वो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना, फ्लैट का जो वो पैसा देगा वो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो नहीं। मैं करंट पढ़ रहा हूं कि मुझे उस एजेंट को जो कमीशन देना होगा वो कितना दे सकते हैं। देखो क्या लिखा है, कमीशन अगर मैं पे कर रहा हूं नॉट
मैं पे कर रहा हूं एक्सीडिंग $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। मतलब इनवर्ड रेमिटेंस मान लो वो बिका कितने में है, वो बिका है $1 लाख में, $1 लाख में बिका, तो उसका 5% $5,000, तो 5% ऑफ द अमाउंट जो रेमिट होने वाला है और $25,000 विचएवर इज मोर, ये लिमिट आ गई। इससे ज्यादा अगर आपको कमीशन पे करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, इससे कम अगर आप कमीशन पे करें तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा। समझना अच्छे से क्या आ रहा है? $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंसेस विचएवर इज मोर, ये लिमिट आ गई। इससे ज्यादा अगर आपको कमीशन पे करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, इससे कम कमीशन पे करना है तो आरबीआई का कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट, रेमिटेंसेस एक्सीडिंग $1 crore per project, $1 crore per project for any consultancy services in respect of infrastructure project। तो आप रेमिटेंसेस कर रहे हैं इतने बड़े अमाउंट का फॉर कंसल्टेंसी सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एंड $10 lakh पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप $1 crore पर प्रोजेक्ट से ज्यादा दे रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसल्टेंसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, या फिर $10 lakh फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट, मतलब आप अगर इंफ्रा कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा लिमिट है, दूसरे के लिए लिमिट कम है, और इतना ज्यादा कर रहे हैं प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के बाहर से आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज लिए और वो इन लिमिट से ज्यादा है। इंडिया के बाहर से आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज लिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप समझते हो इंडिया में बहुत बड़ा अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं डैम और इन सब चीजों का, और उसके लिए आपने कंसल्टेंसी ली इंडिया के बाहर से, तो उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो इस लिमिट से ज्यादा, लिमिट क्या है? $1 crore फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड $10 lakh फॉर अदर प्रोजेक्ट्स। तो इससे ज्यादा अगर आप कंसल्टेंसी का पैसा दे रहे हो बाहर तो वो उसके लिए भी आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, इससे कम दे रहे हो तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, remittances exceeding 5% of the investment brought into India or $1 lakh whichever is higher by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses। तो pre-incorporation expenses के नाम पे आप कितना पैसा ले सकते हो? आपका जो बाहर से remittances हो रहा है उसका 5%, remittances exceeding the 5% of investment brought into India or $1 lakh whichever is higher। तो जो इंडिया के बाहर से आपने पैसा लिया उसका 5% या फिर $1 lakh, तो $1 lakh या 5% विच एवर इज हायर, ये लिमिट हो गया। इससे ज्यादा अगर आप पैसा ले रहे हो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम पे बाहर से, बाहर से, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, इससे कम है तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। सर जागा रहे हैं, बहुत लगातार आ रहे हैं। आई बी अंडरस्टैंडिंग भाई साहब, एकदम सर ये तो मतलब एकदम झंझोड़ दिए हमने खुद को। सर ये क्या हो रहा है? बस हिम्मत रखो 2 और मिनट के लिए। यहां पे ये खत्म होता है रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट वाले, इसके बाद में आता है फ्रीली परमिसिबल, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, क्या लिखा है? ऑल अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर फ्रीली परमिसिबल। All other current account transactions are freely permissible। तो ये जो ऊपर रेगुलेटेड में इतने सारे पड़े ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है इन सब चीजों के लिए, आरबीआई का इंडिविजुअल के लिए इस लिमिट से ऊपर है तो लेना है, और अदर देन इंडिविजुअल कंपनीज के लिए ये लिमिट से ज्यादा है तो अप्रूवल लेना है। अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कवर नहीं होता है और प्रोहिबिटेड में भी कवर नहीं हुआ है तो ये मान लीजिए वो सब फ्रीली परमिसिबल हैं। ऑल अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर फ्रीली परमिसिबल। खत्म हो गया यहाँ पे जो मुझे आज पढ़ाना था बस। सर ये क्या है? ये एक चीट कोड है, ऐसा समझो। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा कि सर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांजैक्शन होता है। पहले करंट अकाउंट की बात करता हूं। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 5 प्रोहिबिटेड है। अब यहां पे मुझे आपका बस फोकस चाहिए। अभी तक क्या है, जो टॉपिक से आपका फोकस हटा होगा, 100% फोकस वहां पे ले आओ, वापस ले आओ। पर्पस डिफीट हो जाएगा इस पूरे सेशन का। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हमें पढ़े कि 5 प्रोहिबिटेड है सर। 5 तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, बात ही खत्म। देयर आर 5 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। There are 2 transactions which are freely permissible and all the remaining transactions are considered to be regulated which require RBI approval। तो कैपिटल ने क्या किया है, उन्होंने स्पेसिफाई किया प्रोहिबिटेड और फ्रीली परमिसिबल, और बचा जो भी बच गया उसके लिए RBI अप्रूवल चाहिए, वो हो गया
रेगुलेटेड में। तो देखो 3 तरह से डिवाइड होते हैं, प्रोहिबिटेड जो आप कर ही नहीं सकते, रेगुलेटेड जो आप परमिशन के बाद कर सकते हो, और फ्रीली परमिसिबल जो आप बिना परमिशन के कर सकते हो। रेगुलेटेड, फ्रीली परमिसिबल एंड प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब रेड लाइट जो कि भैया जी आप कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड जो आप कर ही नहीं सकते, रेगुलेटेड जो आप परमिशन के बाद कर सकते हो, एंड फ्रीली परमिसिबल जो बिना परमिशन के कर सकते हो। तो कैपिटल अकाउंट का सबको ध्यान है, 5 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस आर देयर, 2 फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शंस आर देयर, एंड ऑल अदर आर रेगुलेटेड। 5 प्रोहिबिटेड वो सब चिट फंड बोल दो, निधि कंपनी बोल दो, उसके बाद में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट बोल दो, प्लांटेशन बोल दो, उसके बाद में जो रियल एस्टेट बोल दो, ये सब हो गए 5 प्रोहिबिटेड। ये 5 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है। देयर आर 2 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर फ्रीली परमिसिबल। कौन से 2 ट्रांजैक्शंस फ्रीली परमिसिबल है भैया जी? 2 ट्रांजैक्शन ये वाले फ्रीली परमिसिबल थे। कौन सा? आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद में अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, ये हो गए फ्रीली परमिसिबल। इनके अलावा जो भी है वो सब, उन सब को आप कर सकते हो। इनके अलावा 5 और 2 7, इन 7 ट्रांजैक्शन के अलावा कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो आरबीआई के अप्रूवल से कर लेना। इन 7 ट्रांजैक्शन के अलावा कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो आरबीआई के अप्रूवल से कर लेना। आर यू ऑल विथ मी अप टिल हियर? बोलो नहीं, अब मुझे थोड़ा सा आपका प्रोएक्टिवनेस चाहिए। कैपिटल अकाउंट में ये बात समझ में आई जो मैंने बोला क्या अभी तक? जो मैंने बोला वो समझ में आई क्या? एक हम सब चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट ये ओवरव्यू जब तक क्लियर नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। मैं सीधा पढ़ाना चालू कर दूंगा, ये पहला पॉइंट है, उसमें ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, आपको मजा ही नहीं आएगा जब तक आपको पूरा ओवरव्यू नहीं पता है। तो दिस गिव्स यू अ नाइस ओवरव्यू, क्या कैपिटल में इतने, करंट में इतने, प्रोहिबिटेड ये है। अब अगर एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने। यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप नहीं बोल रहे, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। आर यू ऑल विथ मी अप टिल हियर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ये दिमाग में क्लियर, फिर करंट की बात करता हूं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में दिमाग में बैठ गया क्या? प्रोहिबिटेड 5, फ्रीली परमिसिबल 2, बाकी सब रेगुलेटेड। तो ये 7 के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आरबीआई के अप्रूवल से हो सकता है। ये 7 के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आरबीआई के अप्रूवल से हो सकता है। ये 7 के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आरबीआई के अप्रूवल से हो सकता है। चलिए बोलो 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 बोलो। चलिए वंडरफुल, यस। सो ये हो गए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आई गेस हर एक के दिलो दिमाग में बैठ चुका है। ये 5 प्रोहिबिटेड है, ये दो फ्रीली परमिसिबल है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, और इन 7 के अलावा कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आए करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट डिफिकल्ट है। करंट अकाउंट में सबसे पहले 6 प्रोहिबिटेड है। करंट अकाउंट में सबसे पहले 6 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। बहुत सारे बड़े यहाँ पे लॉटरी विनिंग का पैसा है, रेमिटेंस कर रहे हैं उसके लिए, या फिर कमीशन पे कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट के लिए, जो पैसा इंडिया में आ ही नहीं रहा है, रुपी को एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम में जा रहा है, पैसा इंडिया में आ ही नहीं रहा है। ये सारे ऐसे हमने टोटल 6 ट्रांजैक्शंस पढ़े, ऐसे हमने टोटल 6, फिर कॉल बैक सर्विसेज पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टर पढ़ लिया, ऐसे 6 ट्रांजैक्शन पढ़े हमने। ये 6 ट्रांजैक्शन के लिए पैसा प्रोहिबिटेड है, आप पैसा दे ही नहीं सकते। ये 6 ट्रांजैक्शन के लिए कॉल बैक सर्विस पड़ी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन वाला भी पॉइंट पड़ा, ऐसे हमने 6 पॉइंट पढ़े। ये 6 पॉइंट्स के लिए आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। तो जैसे कैपिटल अकाउंट में 5 प्रोहिबिटेड है, करंट अकाउंट में 6 प्रोहिबिटेड है, ये तो आप कर ही नहीं सकते। सो कैपिटल अकाउंट में 5 ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है जो आप नहीं कर सकते, करंट अकाउंट में 6 ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते। लेकिन करंट अकाउंट में अलग क्या हो गया? कैपिटल में क्या करा है? कैपिटल में उन्होंने 5 बता दिए प्रोहिबिटेड है, 2 बता दिए फ्रीली परमिसिबल है, एंड ऑल द रिमेनिंग विल बी कवर्ड अंडर रेगुलेटेड। यहां पे इन्होंने ऐसा नहीं किया, यहां पे इन्होंने करंट अकाउंट में प्रोहिबिटेड बता दिए, रेगुलेटेड भी बता दिए, एंड ऑल अदर्स आर फ्रीली परमिसिबल ऐसा बोल दिया। ऑल अदर्स आर फ्रीली परमिसिबल ऐसा बोल दिया। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि रेसिडुअरी क्लॉज जो है, रेसिडुअरी जो है कैपिटल अकाउंट में रेसिडुअरी कौन सा है? कैपिटल अकाउंट में रेसिडुअरी आता है रेगुलेटेड, कि सारे बचे हुए रेगुलेटेड में। और करंट अकाउंट में रेसिडुअरी में कौन सा आता है? करंट अकाउंट में रेसिडुअरी में आता है आपका फ्रीली परमिसिबल, के बाकी सारे फ्रीली परमिसिबल है। तो करंट अकाउंट की बात करते हैं। पहले 6 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, फिर आते हैं रेगुलेटेड। रेगुलेटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी लिस्ट है कि ये जो सारे ट्रांजैक्शन है, कल्चरल टूर कर रहे हो बाहर, आप ये सारे एक्सपेंस करना चाहते हो, आप ये सारा करना चाहते हो, आप वहां पे फॉरेन प्रिंट मीडिया में इन्वेंटरीज में करना चाहते हो, आप स्कॉलरशिप देना चाहते हो इस लिमिट से ज्यादा, ये सारे जो ट्रांजैक्शन है जो आप बच्चों को याद नहीं हुए बट आपको पता है एक लिस्ट है वहां पे, ये सारे जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेटेड में। फिर आरबीआई की लिस्ट चाहिए, इंडिविजुअल के लिए एक लिस्ट चाहिए, अदर देन इंडिविजुअल के लिए एक लिस्ट चाहिए कि इंडिविजुअल को अगर उस लिमिट से बाहर कुछ भी काम करना है तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अदरवाइज इंडिविजुअल की भी लिमिट दे रखी कि उस लिमिट से बाहर अगर काम करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
और फिर आता है इनका रेसिडुअरी क्लॉज कि एक पॉइंट जो ना प्रोहिबिटेड में कवर्ड है ना रेगुलेटेड में कवर्ड है या रेगुलेटेड में लिमिट से कम है, दोज आर फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन, दोज आर फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन। बाकी सारे ट्रांजैक्शन फ्रीली परमिसिबल है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस चार्ट। मेरा आज के पूरे सेशन का उद्देश्य सिर्फ आप बच्चों को ये समझाना था। अब मैं क्या करूंगा, अगले सेशन से मैं एक एक करके फोड़ूंगा कि करंट उठाया, कैपिटल उठाया, करंट उठाया, ये उसकी प्रोहिबिटेड है, इसको फोड़ा, फिर ये फोड़ा। तो जब तक आपको ओवरव्यू नहीं है तब तक मजा नहीं आता है। अब ओवरव्यू के साथ पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में कैसा हो चुका है, प्लेसमेंट हो चुका है कि ये सब पढ़ना है। अब एक एक चीज को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से अब्सॉर्ब होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। You'll see normal students struggling with FEMA. I assure you, your position will be 5 times better than everyone else. 110%. So just patiently ये आपको सब क्लियर होना चाहिए। तो आज के सेशन बस अब कंप्लीट हो जाएगा सेशन। आज के सेशन का टेक अवे इतना सा दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो देयर आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, देयर आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी 3 कैटेगरीज हैं, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड एंड फ्रीली परमिसिबल। प्रोहिबिटेड में 5 हैं, फ्रीली परमिसिबल में 2 हैं, बाकी सारे रेगुलेटेड में आ जाता है, आरबीआई अप्रूवल से होगा। वहीं मैं आता हूं फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 6 प्रोहिबिटेड, देन देयर इज अ डिटेल लिस्ट अंडर रेगुलेटेड कि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से करोगे, ये इंडिविजुअल्स आरबीआई के अप्रूवल से करेंगे, ये कंपनीज आरबीआई के अप्रूवल से करेंगी, वो सब रेगुलेटेड। और जो ट्रांजैक्शन कहीं कवर नहीं हुआ वो सब हो जाएंगे फ्रीली परमिसिबल में। आई होप यू आर ऑल विथ मी, आई होप यू आर ऑल विथ मी। क्लियर है क्या बेटा जी? तो मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे मेरे साथ में क्लियर है। मेरी आपसे आज एक अपेक्षा रहेगी, फेमा अगर आपको सच में बहुत सुपर्ब करना है तो आपने कल के सेशन के पहले रीड करके आना है। क्या? ये 5 शीट्स, ये जो 4-5 शीट्स मैंने आज पढ़ाई ना, ये मैं आपको दे दूंगा। ये शीट नहीं, हाँ ये सब नहीं, यहां से ये शीट पूरी आपको पढ़नी है। उसके बाद में ये शीट भी एक बार रीड करनी है। उसके बाद में ये भी एक बार रीड करना है। उसके बाद में ये भी एक बार रीड करना है। ये जो मैंने आज पूरा पढ़ा है ना, ये सब मेरी अपेक्षा है कि एक बार आपने आज वापस घर पे रीड करना है और फिर कल का सेशन अटेंड करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, फेमा थोड़ा सा ट्रिकी है तो एफर्ट्स थोड़े से यहाँ पे एक्स्ट्रा लेने होंगे और ये सिर्फ शुरुआत के सेशन में लेना है। शुरुआत के मैंने आपको क्या कहा था, 4 से 5 सेशन आपने मुझे दे दिया ना, फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी। ये जो 4 के 5 सेशन है, यू हैव टू टेक सर्टेन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो आई विल बी गिविंग दीस शीट्स टू यू इमीडिएटली। यू टू एंश्योर कि नेक्स्ट सेशन के पहले आप ये पढ़कर आए। ये इतना सा जो दे रखा है, ये इतना सा पढ़कर आए। Are you all with me? Are you all with me, people? Are you all with me? That'll be all for this session. I hope you're all with me. ठीक है? So आपसे मेरी इतनी सी अपेक्षा है यारो कि आज आपने क्या करना है, आप सब ने ये सब रीड करके कल के सेशन में आना है। अरे भैया जी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आऊंगा ना मैं एक एक करके टॉपिक के ऊपर, फिर आएगा मजा। बट विद दिस ओवरव्यू, ट्रस्ट मी, गो टू लव फेमा। अदरवाइज आपको फेमा चलता ना 2-3 दिन तो आपको ऐसा लगता है अरे यार क्या, फेमा भी तो चलेगा थोड़े दिन, बट 2-3 दिन जब मैं कैपिटल करंट पढ़ा था, अरे यार क्या चल रहा है, खत्म हो, उस माइंडसेट से बढ़ते हैं। अभी कैसे आपको पता है, ओके अभी आने वाला है, अब रेगुलेटेड आएंगे, अब प्रोहिबिटेड आएंगे, अब फ्रीली आएंगे, अब कैपिटल आएंगे, कैपिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, अभी आएगा। सो देन यू विल बी स्टडिंग विद अ वेरी ओपन माइंड नाउ. So that is really going to help you in the examination. But I sincerely hope that for tomorrow's session, you should ensure that you read all of these topics and then you should attend tomorrow's session. Okay, so just have a nice reading of these things from these slides only जो मैं आपको दूंगा, and that'll be all for the session. Thank you so much for your nice patience, and I'll see you people tomorrow. Okay, so that'll be all. Thank you so much. I'll see you people tomorrow. और कल हम लोग घुस जाएंगे इस टॉपिक में, और कल आएगा मजा, हम करेंगे पोस्टमार्टम एक टॉपिक का. Okay, that'll be all. Thank you so much. Bye bye.